हेलो बच्चों, क्या हाल चाल सभी बच्चों के। बढ़िया एकदम। कैसा महसूस कर रहे हैं? बढ़िया। तो आज हम लोग बेटा रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। और बेटा लेक्चर नंबर 3 में हम करेंगे नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट ईच अदर विद सम एंगल, है ना, इंक्लाइंड विद ईच अदर एट सम एंगल। बेटा इसके पहले आपने रिफ्लेक्शन के बेसिक्स देख लिए पहले दो लेक्चर में। पहले दो लेक्चर में आपने क्या देखा, रिफ्लेक्शन का बेसिक क्या है, कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है, क्या नहीं होता है। फिर सेकंड लेक्चर में आपने क्या बात की कि मिरर, प्लेन मिरर में आपने स्पीड वगैरह की बात कर ली कि प्लेन मिरर में कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो उसकी इमेज किस स्पीड से चलती है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू मिरर। आज के लेक्चर में आपको मिलेगी एक डीपीपी जिसमें होंगे आज के लेक्चर के भी सवाल और पिछले लेक्चर के सवाल। चलिए शुरू किया जाए आज का लेक्चर। आज लेके आए हैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया प्रीवियस ईयर के भी न्यूमेरिकल और आज का एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट। शुरू किया जाए, स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सुपर लक्ष्य बैच फॉर क्लास 12 बोर्ड्स, जेईई मेंस एंड नीट। और अभी हम पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 3। तो बच्चों लेक्चर नंबर 3 में हम करने जा रहे हैं कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर पे। जो हमने पहले दो लेक्चर में कॉन्सेप्ट सीखे उसके ऊपर कुछ एक आध सवाल कराएंगे। एक तो रिपीटेड सवाल है, प्रीवियस ईयर में आया था तो बस दिखाना था आपको कि आप कर पाएंगे कि नहीं। और दो सवाल आपको एक बढ़िया हम कराएंगे, एकदम नए सवाल कराएंगे जो कि प्रीवियस दो लेक्चर में बेस्ड है। इसके बाद बेटा आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम लोग बात करने वाले हैं नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर्स। जब दो प्लेन मिरर्स इंक्लाइन किसी एंगल पे हो तो कितनी इमेज फॉर्म होगी। जितने बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो बच्चे अभी रिफ्लेक्शन के शुरुआत के 8 या 9 लेक्चर्स छोड़ सकते हैं जब तक हम रिफ्लेक्शन पढ़ाएंगे। उसके बाद बच्चों मैं आप लोग को रिफ्रैक्शन पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, तब आप वहां से कंटिन्यू कर सकते हो क्योंकि बोर्ड के सिलेबस से, सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस से रिफ्लेक्शन को हटा दिया गया है। बट क्योंकि हम कंपटीशन की चीजें पढ़ाते हैं, जेईई मेंस के लिए भी पढ़ाते हैं, नीट के लिए भी पढ़ाते हैं, तो हम आप लोग को रिफ्लेक्शन का भी कंप्लीट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जब तक रिवाइज सिलेबस नहीं आ जाता जेईई मेंस और नीट का। शुरू करें। यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल ऐप फिजिक्स वाला। स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। टुडेज गोल बेटा, आज का गोल वैसे तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय टू प्लेन मिरर्स, और बेटा आज आपको मिलेगी इसी लेक्चर के बेसिस पे एक डीपीपी। डीपीपी में होंगे इस लेक्चर के सवाल और प्रीवियस लेक्चर के भी सवाल होंगे। आ जाओ, उससे पहले करते हैं ये सवाल। देखो जेईई मेंस 2019, आई होप ये क्वेश्चन आप कर लोगे क्योंकि प्रीवियस क्लास में मैंने ये क्वेश्चन आपको करा लिया था, बस तब एग्जाम का प्रेशर नहीं बताया था कि भाई आया हुआ है। क्या है? वही वाला सवाल है। अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एस इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस एल इन फ्रंट ऑफ द सेंटर ऑफ अ प्लेन मिरर ऑफ विड्थ डी व्हिच इज हैंगिंग वर्टिकली। सेम सवाल मैंने आपको करा रखा था, कितनी दूर होगा भाई। क्या था इसमें सवाल? क्या था? द डिस्टेंस ओवर विच द मैन कैन सी द इमेज ऑफ द लाइट सोर्स इन द मिरर। तो इमेज ऑफ लाइट सोर्स, इसकी इमेज यहां से यहां तक दिखेगी, याद है, और यहां से यहां तक दिखेगी। ये डिस्टेंस हमको निकालना था। अगर आपको याद हो कि हमने यहां से ऐसे बनाया था, हमने ये प्रूफ किया था कि ये डिस्टेंस कितना था, d/2। तो ये डिस्टेंस कितना आया था, d। फिर ये डिस्टेंस कितना था, d/2। तो ये मेरा पूरा डिस्टेंस कितना आ गया था, d, और बीच वाला bd। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया था, 3d। याद आ गया? ये हम लोग कर चुके थे। नेक्स्ट बेटा अगला सवाल है, कब आया है? आईटी 2002। बेटा 2002 में मेंस तो होता नहीं था, तो आप ये मान लो ये एडवांस का सवाल है, क्योंकि तब आईटी का एक ही पेपर होता था तो उसी को एडवांस बोलने लगे आज के जमाने में। पहले उस टाइम पे एक आईआईटी का पेपर होता था, एक एआई ट्रिपल ई का होता था। एआई ट्रिपल ई बन गया है अब जेईई मेंस, है ना। ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम को जेईई मेंस बना दिया। एआई ट्रिपल ई बेटा वो एग्जाम था जिसमें आर बिलवेड लेट सुशांत सिंह राजपूत की ऑल इंडिया रैंक आई थिंक 7 या 6 थी। तो आप समझ सकते हो जेईई मेंस में उस बंदे की ऑल इंडिया रैंक 7 थी, और उसके बाद उसने फिल्म इंडस्ट्री को चूज किया, तो पैशन था। खैर हम लोग टॉपिक पे आते हैं। टू प्लेन मिरर्स ए एंड बी आर अलाइंड पैरेलल टू ईच अदर एज शोन इन द फिगर। बेटा ये दो प्लेन मिरर है। A light ray is incident at an angle 30 degree at a point just inside one end of A, वहां पे just inside one end of A. The plane of incidence coincides with the plane of the figure. जो plane of incidence है बेटा, plane of incidence क्या होता है? प्लेन ऑफ इंसिडेंस को कहते हैं। प्लेन ऑफ इंसिडेंस कोइंसाइड्स विद द प्लेन ऑफ द फिगर, मतलब प्लेन ऑफ फिगर से कोइंसाइड कर रहा है, मतलब प्लेन ऑफ फिगर सही बनी है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स द रे अंडरगोज रिफ्लेक्शन इंक्लूडिंग द फर्स्ट वन बिफोर इट इमर्जेस आउट इज। बेटा ये कितनी बार रिफ्लेक्ट होके रे बाहर आएगी? यहाँ रे अंदर घुसेगी, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होगी। पूछ रहा है कितने रिफ्लेक्शन करके बाहर आएगी। द मैक्सिमम, मैक्सिमम बोल रहा है, ऐसा भी नहीं कुछ पड़ेगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स द रे अंडरगोज रिफ्लेक्शन इंक्लूडिंग द फर्स्ट वन बिफोर इट इमर्जेस आउट। मैक्सिमम ये कितनी बार रिफ्लेक्ट होकर बाहर आएगी, मैक्सिमम। आओ देखते हैं कितनी बार मैक्सिमम रिफ्लेक्ट होगी। चलो सोचते हैं। बेटा ये रे यहां से अंदर आ रही है, ये रे यहां से अंदर आ रही है, बहुत बढ़िया। यहां पे लड़ेगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक, रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। यहां पे लड़ी और रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक। यहां पे अंदर आई, यहां से लड़ी और रिफ्लेक्ट हो गई। बेटा क्या ये एंगल भी 30 डिग्री होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस 30, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30। बेटा ये साइड है 0.2, यानी एक बार रिफ्लेक्ट होके बेटा इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0.2। बेटा ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0.2। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्या आप बता सकते हो? ये डिस्टेंस एक बार रिफ्लेक्ट होके कितना, देखो पहला रिफ्लेक्शन है, एक रिफ्लेक्शन से, फर्स्ट रिफ्लेक्शन से इसने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया? बेटा ये है 0.2, ये है 30, ये कितना है? दिस इज 0.2, दिस इज 0.2। हाँ, ये कितना है? 0.2 और ये एंगल है 30। बेटा यहां से आप
हाँ ये लेंथ 0.2 है। क्या आप ये लेंथ बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। ये कितना हो जाएगा बेटा? अगर हम इक्वेशन लगा दें tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हो गया? 0.2। tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ से p की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 0.2 इंटू tan 30। tan 30 कितना होता है? 1/√3 होता है बेटा। ये डिस्टेंस कितना होगा? 0.2/√3, यानी एक बार रिफ्लेक्शन करने में कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा? 0.2/√3, है ना। हमें ये पता चल गया कि जब लाइट रे यहाँ से एक बार रिफ्लेक्ट हुई, बच्चों कितनी बार रिफ्लेक्ट हुई? एक बार रिफ्लेक्ट हुई। लाइट रे यहाँ पे आई, 30 डिग्री पे लड़ी, 30 डिग्री पे चली गई, 30 डिग्री पे लड़ी, 30 डिग्री पे चली गई। एक रिफ्लेक्शन में, फर्स्ट रिफ्लेक्शन में, सबसे आसान तरीका यही है इसका, यूनिटरी मेथड। क्या? फर्स्ट रिफ्लेक्शन में इस लाइट रे ने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया बेटा? ये डिस्टेंस कितना होगा? tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा ये कितना है? 0.2। tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 0.2। p इज इक्वल्स टू 0.2 इंटू tan 30, 1/√3। ये कवर किया। तो बेटा वन रिफ्लेक्शन में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? आपने डिस्टेंस कवर किया 0.2/√3। तो बेटा आपको डिस्टेंस कितना कवर करना है? 2√3। एक रिफ्लेक्शन में इतना कर रहे हो, तो कितने रिफ्लेक्शन में इतना करोगे? निकाल सकते हो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस कितने हो जाएंगे भाई? इतना डिस्टेंस एक रिफ्लेक्शन में, तो इतना डिस्टेंस कितने रिफ्लेक्शन में हो जाएगा? 2√3 अपॉन 0.2/√3। बोलो सही है। एक रिफ्लेक्शन में इतना डिस्टेंस कवर। देखो बेटा अगले रिफ्लेक्शन में क्या होगा? ये फिर से इतना डिस्टेंस कवर होगा कि नहीं? नेक्स्ट रिफ्लेक्शन में देखो बात यही होनी है आगे भी, ध्यान से देखो। एक रिफ्लेक्शन में इतना डिस्टेंस कवर किया, नेक्स्ट रिफ्लेक्शन बेटा सेकंड रिफ्लेक्शन, ये सेकंड रिफ्लेक्शन आप यहां पहुंचे, आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? फिर से इतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, सेम। फिर तीसरा रिफ्लेक्शन देखो, मान लो थर्ड रिफ्लेक्शन, यहां से ये तीसरी बार रिफ्लेक्ट हुआ बेटा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड रिफ्लेक्शन में भी आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? सेम डिस्टेंस कवर किया, है कि नहीं? सॉरी ये तो काउंट कर चुके, इसके आगे वाला थर्ड डिस्टेंस में भी आपने, थर्ड रिफ्लेक्शन कितना डिस्टेंस कवर किया? ये वाला। बात समझ में आ रही है? फिर से दिखाऊं इन्हीं चीजों को, इसको फिर से समझो। यूनिटरी मेथड से बेटा तुरंत हो जाएगा, वैसे आप लोग के आंसर्स भी आ गए हैं, है ना। फिर मैं फील दिला रहा हूं कि यूनिटरी से ये बहुत इजीली हो सकता है। हाँ देखो यहां से लाइट आई, ये गई, ये कौन सा रिफ्लेक्शन है? ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन है। फर्स्ट रिफ्लेक्शन में बेटा आपने ये डिस्टेंस कवर किया, ये एंगल 30 डिग्री है, ये 0.2 है, ये निकल आया कितना आया है? 0.2/√3। बेटा ये हुआ सेकंड रिफ्लेक्शन। सेकंड रिफ्लेक्शन में देखो ये डिस्टेंस तो कवर हो चुका था, अब आपने ये डिस्टेंस कवर किया। बेटा ये हुआ थर्ड रिफ्लेक्शन। थर्ड रिफ्लेक्शन में ये डिस्टेंस तो कवर हो चुका है, अब आपने ये डिस्टेंस कवर किया। तो हर एक रिफ्लेक्शन में आप इतना 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 डिस्टेंस कवर कर रहे हो। टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना है? 2√3। देखो एक में इतना कवर किया, दो में ये प्लस ये हो गया, सॉरी दो में ये प्लस ये, तीन में ये प्लस ये हो गया। तो बेटा नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हो जाएंगे? जितना डिस्टेंस कवर करना है अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिफ्लेक्शन, 2√3 अपॉन 0.2 और ये √3 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 अपॉन 0.2। ये पॉइंट हटा, 0 2 और 2 कैंसिल, मेरे ख्याल से 30 होंगे टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस। 30 टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस। नहीं बेटा 31 आप सोच रहे हो, कैसे सोच रहे हो 31? जरा गिनो, 31 कई लोग के दिमाग में बचता है, 31 की एक और ऐड कर दें। बेटा देखो फर्स्ट के दम पे ये कवर हुआ, सेकंड के दम पे ये कवर हुआ, थर्ड के दम पे ये कवर हुआ, पीछे वाले के दम पे आगे वाला डिस्टेंस कवर हो रहा है। ये बात ध्यान दो, फर्स्ट के दम पे ये कवर हुआ, सेकंड के दम पे ये कवर हुआ, थर्ड के दम पे इसके आगे वाला डिस्टेंस कवर हुआ। तो बेटा जहां पे तीसरा रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, हाँ जहां पे तीसरा रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, सोचो जरा, हाँ ये अगर 30th रिफ्लेक्शन होगा बेटा, तो इसके डिस्टेंस दम पे ही तो आगे वाला डिस्टेंस कवर होगा। हम लोग इस रिफ्लेक्शन के लिए इसके आगे वाला डिस्टेंस गिन लिए, इस रिफ्लेक्शन के लिए इसके बाद वाला डिस्टेंस कवर किया, इस रिफ्लेक्शन के लिए इसके बाद वाला डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, है कि नहीं? पहले रिफ्लेक्शन के लिए हमने उसके बाद वाला डिस्टेंस कवर कर लिया, दूसरे के लिए हमने उसके बाद वाला डिस्टेंस काउंट कर लिया, तीसरे के लिए हमने उसके आगे वाला डिस्टेंस काउंट कर लिया। बेटा चौथे के लिए हम इसके आगे वाला डिस्टेंस काउंट करेंगे, ये तो काउंट हो चुका है। चौथे के लिए हम इसके आगे जो डिस्टेंस कवर होने वाला है वो काउंट करेंगे। पांचवें के लिए बेटा हम इसके आगे, ये तो ऑलरेडी कवर हो चुका है, ये वाला डिस्टेंस काउंट करेंगे। करते करते बेटा तीसरे के लिए हम लोग इसके आगे वाला डिस्टेंस काउंट कर चुके होंगे, है कि नहीं? और ये रे यहां से बाहर निकल जाएगी। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन अपने कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 30, 32 नहीं बेटा 30। क्लियर? 30। क्या बोला है इसमें? देखो एक वर्ड और बोला है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स द रेज अंडरगोस रिफ्लेक्शन। बेटा हर रिफ्लेक्शन में इतना डिस्टेंस, पहले में ये डिस्टेंस तो कवर ही कर चुके हो, दूसरे में फिर एक बार और कवर कर लोगे, तीसरे में एक बार और, चौथे में एक बार और, तो यहां से आप गिन लो। एक रिफ्लेक्शन में आपने ये डिस्टेंस कवर किया, तो कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन चाहिए? 30 चाहिए। एक बार लड़ने पे ये कवर हुआ, दूसरे बार लड़ने में फिर कवर हुआ, तीसरे पे लड़ने में फिर आगे कवर हुआ, चौथे पे लड़ने में फिर आगे कवर हुआ, पांचवें लड़ने में फिर आगे कवर हुआ। तो बेटा तीसरे पे लड़ने पे आगे जाके ये कवर हो जाएगा, खेल खत्म। तीसरे का चांस ही नहीं है। बात समझो, 31 का चांस ही नहीं बचा है। पहले में आपने ये कवर किया, दूसरे में आपने ये, तीसरे में ये, चौथे में उसके आगे, पांचवें में उसके आगे, छठवें में उसके आगे, तीसरे में उसके आगे वाला जैसे ही कवर हो गया, अब अगले रिफ्लेक्शन का चांस ही नहीं बचा। बात क्लियर हो गई? 30th रिफ्लेक्शन में आप उसके आगे वाला कवर कर लोगे। अब इन्होंने क्या बोला है? इंक्लूडिंग द फर्स्ट वन बिफोर इट इमर्जेस आउट। क्लियर है? कितना हो गया? 30। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा अच्छा सवाल एक और। द प्लेन मिरर्स M1 and M2 आर इंक्लाइंड टू ईच अदर सच दैट अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन मिरर M1 and parallel to the mirror M2 is reflected from mirror M2 parallel to the mirror M1.
द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स। एक अच्छा सवाल है, 2019 मेंस का है, एक आसान सवाल है, ये सारी किताबों में ऑलरेडी मेंशन रहता है, आज की डीपीपी में भी आपको ये सवाल दिया हुआ है, ऑलरेडी आपकी डीपीपी में सवाल मेंशन है। और डीपीपी में ऐसा नहीं है कि जेई का देख के, सारी स्टैंडर्ड किताबों में ये सवाल दिया हुआ था। जो बच्चा रिफ्लेक्शन बेसिक्स पढ़ के गया होगा जेई के लिए, वो ये सवाल जरूर लगा के गया होगा, हर कोचिंग के मटेरियल में कराया जाता है, ऐसा कोई एकदम नया सा सवाल नहीं है। द प्लेन मिरर्स M1 एंड M2 आर इंक्लाइंड टू ईच अदर सच दैट, अच्छा प्लेन मिरर M1 M2 इंक्लाइंड है, और पहले इंक्लाइंड प्लेन मिरर बना लेते हैं। एक मिरर ये हो गया, एक मिरर ये हो गया, कैसे हैं इंक्लाइंड। आज इंक्लाइंड मिरर की बहुत चर्चाएं करनी है हमें। ये दो प्लेन मिरर हैं इंक्लाइंड टू ईच अदर, मान लेते हैं एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है। प्लेन मिरर M1 एंड M2 क्या है बच्चा, इंक्लाइंड टू ईच अदर, मान लेते हैं थीटा पे इंक्लाइंड है। आगे सुनो क्या बोल रहे हैं। सच दैट अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन मिरर M1 एंड पैरेलल टू मिरर M2, एक रे ऑफ लाइट आई जो M1 पे लड़ी और M2 के पैरेलल है। सच दैट अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन M1 एंड पैरेलल टू द मिरर M2 इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर M2। अच्छा पहले तो यहां आएगी, इस पे लड़के इधर जाएगी भाई साहब, कहानी समझो, उन्होंने बीच से कहानी गायब कर दी। पहले बोला कि द प्लेन मिरर्स M1 M2 आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, ठीक है। सच दैट अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन M1 एंड पैरेलल टू M2, इंसिडेंट ऑन M1 पैरेलल टू M2 क्या हुई, इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर M2, तो बेटा पहले M1 से रिफ्लेक्ट होगी, M2 में पहुंचेगी। अब आगे बढ़ते हैं, इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर M2 पैरेलल टू मिरर M1। अब जब यहां से रिफ्लेक्ट हुई तो ऐसा रिफ्लेक्ट हुई कि ये M1 के पैरेलल है, M1 के पैरेलल है। आपसे क्या पूछा है, द एंगल बिटवीन द टू मिरर इज, दो मिरर के बीच का एंगल क्या है। सवाल को शुरू से समझते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं, क्या बोल रहे हैं सवाल। सच दैट अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट, यहां से स्टार्ट करते हैं पूरा। सच दैट अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन मिरर M1 एंड पैरेलल टू द मिरर M2, सच दैट अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन मिरर M1 एंड पैरेलल टू मिरर M2। बेटा ये रे ऑफ लाइट M2 के पैरेलल है, M2 का इस मिरर के साथ एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ये रे ऑफ लाइट क्या है, ये रे ऑफ लाइट क्या है, पैरेलल टू द मिरर M2 है। बेटा पैरेलल बोल रखा है, ये और ये पैरेलल है, तो ये थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा। अच्छा अब बेटा यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे मुझे नॉर्मल बनाना चाहिए, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ नॉर्मल बनाना चाहिए, तो मैंने यहाँ ड्रॉ किया नॉर्मल, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया नॉर्मल, ये मैंने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया। अच्छा बेटा अब नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, आगे सुनो बेटा, ये पूरा एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल है, सरफेस के मिरर के नॉर्मल है, ये पूरा एंगल 90 होना चाहिए। 90 में से ये थीटा निकल गया, ये कितना बचा 90 माइनस थीटा। क्या यही यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 माइनस थीटा। बेटा ये पूरा एंगल 90 होगा, बिल्कुल होगा। ये थीटा निकल गया, कितना बचा ये 90 माइनस थीटा, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जरा देखो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल है, तो बेटा ये भी कितना होगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अच्छा बहुत बढ़िया, ये भी कितना हो गया 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब बेटा ये पूरा एंगल भी 90 होगा, ये नॉर्मल है और ये सरफेस है, ये नॉर्मल ये सरफेस, तो ये पूरा एंगल भी 90 होगा। 90 माइनस थीटा निकल गया तो बचा कितना थीटा, ये नॉर्मल ये सरफेस, तो ये भी 90 होगा। 90 माइनस थीटा निकल गया तो बचा कितना थीटा, दोनों को जोड़ के देखो 90 आ रहा है, 90 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ के 90 आ रहा है, सही है। अब लाइट रे यहाँ पे आई, बेटा जब नीचे वाले सरफेस पे स्ट्राइक करेगी तो यहाँ पे भी नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, कर लिया एक नया नॉर्मल, इसको बोल देते हैं एन डैश। अब जरा सवाल को आगे पढ़ते हैं। इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर M2 पैरेलल टू द मिरर M1, क्या है, एंड पैरेलल टू मिरर, इज रिफ्लेक्टेड, यहां सवाल आगे पढ़ते हैं। इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर M2 पैरेलल टू द मिरर M1, यहां से जो रिफ्लेक्ट हुई वो M1 के पैरेलल है। इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर M2 पैरेलल टू M1, बेटा अगर पैरेलल है ये दोनों रेज तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बेटा ये नॉर्मल है, ये पूरा एंगल क्या होगा 90 होगा, ये थीटा, तो ये एंगल कितना हुआ 90 माइनस थीटा। ये बेटा हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये पूरा एंगल भी 90 होगा। बेटा ये थीटा है, पूरा 90 होना चाहिए, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। अब बेटा ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 माइनस थीटा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये भी कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये पूरा एंगल भी 90 होना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल है, ये सरफेस है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा। अब जरा देखो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल थीटा थीटा थीटा। बेटा ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हर एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा, थीटा थीटा थीटा। इस ट्रायंगल के लिए आप कह सकते हो थीटा प्लस थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 180 डिग्री, 3 थीटा की वैल्यू हो गई बेटा 180 डिग्री, थीटा की वैल्यू हो गई 60 डिग्री, सो आंसर विल बी 60 डिग्री। क्लियर, क्लियर हो गया, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था इसमें, बहुत बढ़िया, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। रे ऑफ लाइट पैरेलल आई, देखो क्या बोला है, दो प्लेन मिरर हैं एक दूसरे से इंक्लाइंड हैं, जी दो प्लेन मिरर एक दूसरे से इंक्लाइंड, मिरर M1 मिरर M2। रे डायग्राम में बना देता हूं। इन्होंने कहा रे ऑफ लाइट, और ये एंगल कितना है थीटा। इन्होंने कहा रे ऑफ लाइट M2 के पैरेलल आई, यहां पे टकराई, टकरा के यहां पे लड़ी और M1 के पैरेलल चली गई, M1 के पैरेलल चली गई। मैंने अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट की, बेटा ये रे सॉरी ये मिरर, एक ये मिरर है, पहले बोला ये मिरर और ये रे क्या है पैरेलल। बेटा अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा। यहाँ पे लाइट बेटा इंसिडेंट हुई, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, मैंने क्या बनाया नॉर्मल बनाया। बेटा
ये पूरा एंगल 90 होना चाहिए, सरफेस और नॉर्मल के बीच में 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। ये थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। बेटा ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बेटा ये भी 90 माइनस थीटा। अब ये एंगल भी पूरा 90 होना चाहिए, नॉर्मल और सरफेस के बीच का एंगल, नॉर्मल और सरफेस के बीच का एंगल 90। ये 90 माइनस थीटा हो गया बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा। क्लियर है? नॉर्मल और सरफेस के बीच कितना एंगल होगा, 90, 90 माइनस थीटा, तो बचा हुआ एंगल थीटा। इन दोनों को जोड़ के देखो 90 आ रहा है, थीटा थीटा कैंसिल, 90, इन दोनों को जोड़ के 90 आ रहा है। फिर रे नीचे आके लड़ी बेटा, नीचे लड़ी फिर रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ पे फिर बनाया नॉर्मल, इसको बोला एन डैश। ये हमसे कह रहे हैं कि जो रिफ्लेक्टेड रे गई है ये M1 के पैरेलल है। बेटा ये दोनों लाइन अगर पैरेलल होंगी, ऐसा बोल रहे हैं सवाल में कि ये रे, ऐसा कह रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर M2 पैरेलल टू द मिरर M1, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम M2 पैरेलल टू मिरर M1, तो बेटा ये एंगल थीटा होगा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। ये पूरा एंगल 90 होगा बच्चा, ये एंगल 90 माइनस थीटा। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 माइनस थीटा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 90 माइनस थीटा। बेटा ये एंगल पूरा 90 होना चाहिए, 90 माइनस थीटा गया तो कितना बचा, थीटा। जोड़ के देखो 90 आ रहा है। अब इस ट्रायंगल के तीनों एंगल बेटा थीटा 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 आ रहे हैं, तो थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा गिव्स थीटा गिव्स 180, तो 380 थीटा की वैल्यू 180 डिग्री और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। बढ़िया सवाल, क्लियर है सभी को, क्लियर है एकदम, 60 डिग्री। अब की बार क्लियर हो गया होगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हम लोग आ गए नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड के सवाल करने। आज हमें करने हैं नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइन टू ईच अदर। दो प्लेन मिरर एक दूसरे से इंक्लाइन रहेंगे, हमें बताना है कि कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी, ठीक है, कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी। एक सवाल अच्छा होमवर्क में लिखो, देखते हैं कौन करके आता है। कल कराऊंगा, अगर कल क्लास में समय रहा तो एक होमवर्क सवाल दे रहा हूँ, पक्का कराऊंगा। कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ, एक बढ़िया सवाल देता हूँ। तुम लोग एडवांस चिल्ला रहे थे, आज समय नहीं हो रहा था क्लास के बीच में। अगर क्लास के बीच में समय रहा, देखो वादा करता हूँ, अगर क्लास तुम लोग टाइम पे खत्म करवा लो मेरे साथ, लग के एकदम बढ़िया से पढ़ लो, कॉन्सेप्ट है क्योंकि आज कॉन्सेप्चुअल क्लास है। अगर तुम समय से खत्म करवा लो तो तुमको मास्टर एक बहुत तगड़ा सवाल कराएगा एडवांस लेवल का। वैसे तो है आसान क्योंकि आप कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो मेरे साथ, नहीं करा पाया तो भाई साहब घर पे करेंगे आप लोग। ये एक प्लेन मिरर है 37 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ठीक है, ये एक प्लेन मिरर है 37 डिग्री पे इंक्लाइंड है। यहां से एक ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, सपोज कर लो 5 मीटर पर सेकंड से। यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये ऑब्जेक्ट यूं गिर रहा है, आपको फाइंड करनी है वेलोसिटी ऑफ इमेज। बेटा आज की डीपीपी में पुराने सवाल भी मैंने डलवाए हैं, आई होप आपको आज प्रीवियस चैप्टर्स के भी सवाल मिलेंगे। वेलोसिटी ऑफ इमेज कार्टेशियन फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे सभी लोग, ठीक है, आई और जे के फॉर्म में, आई एंड जे के फॉर्म में। चलो इसको ट्राई कर लेना, अगर आज बता पाए तो आज मजा आ जाएगा, नहीं बता पाए तो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक बार ट्राई करिए सभी लोग, ठीक। अच्छा आ जाओ, टू प्लेन मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों कि जब दो मिरर्स को अलग अलग एंगल पे रखेंगे तो उनके बीच में कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी। जब दो प्लेन मिरर को अलग अलग डिफरेंट एंगल पे रखेंगे तो उनके बीच में कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी। आज हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, शुरू करते हैं। आ जाओ, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बिटवीन टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइन एट एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। इंक्लाइन एट एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू, देखो ये नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय टू प्लेन मिरर्स, आज का यही अपना गोल था, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय टू प्लेन मिरर्स। बेटा मैं सोच रहा हूं तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ाने से पहले ही इसका शॉर्टकट बता दूं, कॉन्सेप्ट बताने से पहले ही तुम्हें मैं इसका शॉर्टकट बता दूं क्या पहले से, लास्ट में बताऊंगा यार, अभी नहीं, चलो लास्ट में बताता हूं, अभी बता दूंगा मजा खराब हो जाएगा, फिर तुम तुरंत आंसर बोल दोगे, हीरो बनोगे, सवाल ही नहीं करोगे मेरे साथ। आ जाओ, मान लो बेटा सबसे पहले बोला टू प्लेन मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों प्लेन मिरर क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है। मान लो बच्चा जो ऑब्जेक्ट है अपना, जो अपना खूबसूरत सा ऑब्जेक्ट है, वो कहीं बीच में रखा है, इनके सेंटर में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, इनके एकदम सेंटर में बीच में ऑब्जेक्ट रखा है। इसमें आप मान सकते हैं कि यहाँ से 1 सेंटीमीटर दूर और यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर दूर एकदम बीचों बीच ऑब्जेक्ट रखा है। हमसे पूछा है कितनी इमेज बनेगी। हम लोग ने क्लास 9 और क्लास 10 में भी पढ़ा है, या 10th में पढ़ा होगा सीबीएसई में, आईसीएसई ने 9th में पढ़ा होगा कि इस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनती हैं। अच्छा कैसे बनती हैं बेटा, सबसे पहले मिरर M1 की बात करें, इससे ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर दूर है तो इमेज भी इसके अंदर कितनी दूर होगी, 1 सेंटीमीटर दूर होनी चाहिए। ये तो हम लोग नियम पढ़ चुके हैं, जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूर इमेज होती है। M2 की बात करें, M2 के लिए ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर दूर है तो इमेज भी कितनी दूर होगी, इसके लिए भी I2 कितनी दूर होगी बेटा, 1 सेंटीमीटर दूर। जितना दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। अच्छा अब रे डायग्राम बना लिया जाए, इसके बाद और कोई इमेज तो दिखाई नहीं पड़ रही। वैसे तो इनफाइनाइट इमेज बनती है, वैसे तो इनफाइनाइट इमेज बनती है, पर दिख तो नहीं रही। एक इस मिरर ने इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई, एक इस मिरर ने इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई, ठीक है ना। और इमेज का डिस्टेंस मिरर से कितना है, जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। इमेज का डिस्टेंस मिरर से कितना है, जितना ऑब्जेक्ट का। और आपको ये भी पता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करने वाली लाइन मिरर के परपेंडिकुलर, तो वो भी कर दिया हम लोग ने। ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करने वाली लाइन मिरर के परपेंडिकुलर, वो भी कर दिया। अब बाकी इमेज कैसे बनेगी पता नहीं। रे डायग्राम स्टार्ट करते हैं, जिसको बनना होगा बन जाएगा। रे डायग्राम शुरू करते हैं। आ जाओ बेटा, मैं यहाँ से कौन सी रे लूँ, आई थिंक ब्लैक करेगी सबसे अच्छा। मैं यहाँ से एक रे लेता हूँ ऐसे नॉर्मल, ये पलट कर वापस ऐसे आ जाएगी, है कि नहीं, नॉर्मल इंसिडेंस। और एक रे मैं ले लेता हूँ ऐसे। अच्छा ये रे यहाँ पे जाएगी, लड़कर इधर जाएगी, लड़कर इस तरफ हो जाएगी। बट इस तरफ को कहाँ से जाएगी, हम कह लेते हैं भाई यहाँ से। ऐसा क्यों किया, देखो एक रे ऐसे लड़कर ऐसे गई, इसको प्रोड्यूस बैकवर्ड किया, एक रे ऐसे लड़कर ऐसे गई, इसको प्रोड्यूस बैकवर्ड किया, ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई। बहुत आसान था, क्लियर।
ये तो बहुत आसान था। इस ऑब्जेक्ट से मुझे ये इमेज बनानी थी, कम से कम कितनी रेस चाहिए? 2 रेस। एक रे ऐसे लाए, लड़कर वापस चली गई, नॉर्मल इंसिडेंस, रिड्यूस बैकवर्ड किया। एक रे ऐसे लाए, अब ये रिफ्लेक्ट होनी चाहिए और पीछे यहाँ मिलनी चाहिए, तो पहले ही मिला लेते हैं। याद है तरीका मैंने बताया था, ये ऐसे चली गई, चलो ठीक है, ये ऐसे चली गई। मिरर को थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं पहले, आओ। अब ये यहाँ से लड़कर ऐसे चली गई, ठीक है। अच्छा, ये बन गई इमेज। इस तरह से I2 बनाने की कोशिश करते हैं, सेम वे में, सिमिलर वे में I2 बनाने की कोशिश करते हैं। ये बन जाए पहले, ये बन गई। अब I2 बनाते हैं बेटा। ऑब्जेक्ट से एक रे इधर गई, लड़कर वापस ऐसे आ गई, डैश 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 प्रोड्यूस बैकवर्ड। एक रे बेटा मैंने ऐसे निकाली, अब ये रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, रिफ्लेक्टेड ले पीछे जानबूझ के I2 से मिला दी और ये ऐसे चली गई, ठीक है। 2 इमेजेस बन गई। अब बाकी इमेजेस कहाँ से बनेगी? सोचो, जो ये रे बेटा लड़ी है M2 पे, ये भी रिफ्लेक्ट होकर कहीं जाएगी, ये रे आके रिफ्लेक्ट होकर कहीं जाएगी। M2 के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उसको ये रे कहाँ से आती हुई दिख रही है? I1 से। M2 को ये रे कहां से आती हुई दिख रही है? I1 से। बच्चों इसे कहते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। M2 को लग रहा है ये रे I1 से आ रही है, वो I1 को क्या मान लेगा? ऑब्जेक्ट। वो सोचेगा ये एक ऑब्जेक्ट है, अपनी रेज भेज रहा है। अब मेरी ड्यूटी क्या है? मेरी ड्यूटी है इसकी इमेज बनाना। तो M2 को लगा कि एक ऑब्जेक्ट है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कितना दूर है M2 से? 1 1 1 3 सेंटीमीटर दूर है। तो M2 अपने से पीछे यहां से कितनी दूर है? 1 1 1 3, अपने से पीछे 1 2 M2 को लगा कि रेस कहां से आ रही? I1 से रेज आई है, लड़कर ऐसे जाएंगी। तो M2 को लग रहा है कि I1 एक ऑब्जेक्ट है जो रेस भेज रहा है। बेटा इसको बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि असलियत में तो ये ऑब्जेक्ट है नहीं, बट M2 को लग रहा है कि यहां से रेज आ रही है। तो M2 इसकी इमेज बना देगा पीछे साइड। कहां पे बनाएगा? ऑब्जेक्ट कितना दूर है इससे? 1 1 1 3 सेंटीमीटर। तो यहां से 1 1 1 3 सेंटीमीटर दूर एक नई इमेज बन गई I3। यहां से कितना दूर बेटा? 3 सेंटीमीटर दूर। ये किसकी इमेज है? I1 की। किसने बनाई? M2 ने। अच्छा, अब आप ये रे को भी आगे बढ़ा सकते हो। ये रे ऐसे गई है, M2 को कहां से आती हुई लग रही? I1 से, 3 सेंटीमीटर दूर से। इमेज कहां बनाई? I3 पे। तो डैश 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 डैश, बोलो समझ में आया? डैश 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 पीछे छोड़ दिया। आओ इसी तरह से बेटा बात करें इस रे की। ये रे जो M1 पे स्ट्राइक की, दिस पर्टिकुलर रे, ये रे जो M1 पे आके स्ट्राइक की, M1 को कहां से आती हुई दिख रही? I2 से। M1 को लगेगा I2 क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है जो रेस भेज रहा है। कितना दूर है? 1 1 1 3 सेंटीमीटर दूर कोई ऑब्जेक्ट है जो रे भेज रहा है। तो M1 इसकी इमेज बना देगा इस तरफ। M1 के लिए I2 क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो M1 क्या करेगा? I2 की एक इमेज बना देगा। कितनी दूर है I2? 1 1 1 3 सेंटीमीटर। तो यहां से 1 1 1, तो यहां पे इमेज बन गई I2 की, इसको बोला I4। किसने बनाई? M1 ने। अब ये रेज आई, यहां से रिफ्लेक्ट होनी थी, रिफ्लेक्ट होके चली गई। बेटा कितने डिस्टेंस पे होगी ये? यहां से 3 सेंटीमीटर पे। बेटा ये प्रोसेस अब कंटिन्यूअसली रिपीट होगा। अब ये जो रेज आके M2 पे स्ट्राइक करेगी, M2 को रेज कहां से आती हुई दिखेंगी? I4 से। ये रे आएगी, ये वाली रे, लास्ट वाली रे जो ऊपर खत्म हो रही है, ये कहां पे स्ट्राइक करेगी? जाकर M2 पे स्ट्राइक करेगी। M2 को ये रेज कहां से आती हुई दिखेंगी? I4 से। I4 इसके लिए क्या होगा बेटा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये सोचेगा यहां से कितनी दूर? 1 1 2 3 5 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट है। जैसे ये रे आके यहां पे M2 को मारेगी, इसे लगेगा 5 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट है। ये उसकी एक इमेज बनाएगा। यहां से कितनी दूर? ये रे आई, M2 को स्ट्राइक की, M2 को लगा कहां से आ रही है? I4 से। रेस कहां से आती है? ऑब्जेक्ट से। उसे लगा वो कोई ऑब्जेक्ट होगा, जबकि वो ऑब्जेक्ट नहीं, वो क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो M2 को लगा रेस यहां से आ रही है, तो इसकी इमेज कितना दूर है? 1 1 2 3 5। मिरर से कितना दूर है? 5। तो मिरर से 5 सेंटीमीटर पीछे जाकर यहां इमेज बना देगा I5। ये किसकी इमेज है? I4 की। क्लियर है? क्लियर है? सिमिलरली बेटा ये रेस जो गई है, ये जाके M1 पे टकराएंगी। ये वाली रे, ये वाली रे जाके M1 पे टकराएगी फ्यूचर में। जब ये M1 को टकराएगी, M1 को ये कहां से आती हुई दिखेगी? I3 से। M1 को लगेगा I3 से आ रही, I3 वर्चुअल ऑब्जेक्ट। यहां से कितना दूर? 1 1 2 3 5। ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट है, वहां से रेज आई है। तो मैं अपने पीछे जाकर कहीं 5 सेंटीमीटर दूरी पे एक और इमेज बना देता हूं I6। यहां से कितनी दूर? 5 सेंटीमीटर दूर। नाउ I6 इज द इमेज ऑफ I3, I5 is the image of I4, and this process will keep on repeating until you form how many images? Number of images बेटा कितनी हो जाएंगी? Infinite. Until you form infinite images. यहाँ पे इनफाइनाइट इमेज एक के बाद एक बनती जाएंगी। तो अगर एग्जाम में सवाल आता है कि दो प्लेन मिरर हैं प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, तो कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी? आपका आंसर होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ मिरर। इस तरफ, फिर इस तरफ, इस तरफ, फिर इस तरफ। भाई अगर कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछेगा तो आपसे पूछ लेगा कि I3 किसकी इमेज है? I3 किसकी इमेज है? I1 की। यहां से I1 3 सेंटीमीटर दूर था, I3 3 सेंटीमीटर दूर बना। हमसे पूछ लिया I5 किसकी इमेज है? यहां से I5 5 सेंटीमीटर दूर, यहां से 5 सेंटीमीटर दूर कौन है? I4 की इमेज। क्लियर है? ये था प्लेन मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। नेक्स्ट सवाल, अब ये क्या है? आप जो कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर अगर लेंथ छोटी हो तो क्या हो? हाँ, तब केस बदल जाएगा। वही केस हम लेके आए हैं कि अगर लिमिटेड लेंथ हो तब क्या होगा? लिमिटेड लेंथ का सवाल लिया है। आपने कहा कि अगर मिरर इतना लंबा ना हो, जैसे आप बनाते जा रहे हो, अगर मिरर की लेंथ लिमिटेड हो तो मैं लिमिटेड लेंथ का मिरर लेके आ गया, लिमिटेड लेंथ का। अब आपको बताना है टोटल कितनी इमेजेस बनेगी। ऑब्जेक्ट बीच में रखा हुआ है, 2 3 4 या इनफाइनाइट। बेटा पैरेलल तो है,
पर यहाँ पे रेस को लड़ने के बाद उधर लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पे इतनी इमेजेस क्यों बन पा रही थी, क्योंकि रे यहाँ से एक बार लड़ी, फिर इधर लड़ने का मौका मिला, फिर इधर लड़ने का मौका मिला, फिर उधर लड़ने का मौका मिला। यहाँ मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई चांसेस हैं। यहाँ से रे एक बार इस पे लड़ी तो चली गई, यहाँ से रे एक बार इस पे लड़ी तो चली गई, यहाँ मुझे नहीं लगता दूसरी बार लड़ने का कोई चांसेस दिख रहा है। तो बेटा यहाँ क्या होगा, देखो थोड़ा सा ना ये रे डायग्राम वगैरह थोड़ा सा कंसेप्चुअल होता है, और आपका मास्टर आपको जो जो बताया आपको मानना पड़ता है, क्योंकि आप वो चीज सोच नहीं पाओगे, आपने उतनी आगे पढ़ाई नहीं की है। अभी कई बार इनसफिशिएंट लेंथ में भी मैं ऐसा दिखाऊंगा कि और इमेजेस बन सकती हैं, तो मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कि रे डायग्राम कैसे है। अगर रे डायग्राम पॉसिबल है तो इमेज पॉसिबल है। आ जाओ, अब मैंने ऑब्जेक्ट से एक रे ऐसे निकाली, लड़कर ऐसे चली गई, एक रे ऐसे निकाली। अच्छा बेटा, ऑब्जेक्ट M1 से कितना दूर है, कितना भी दूर हो, मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर दूर है, तो M1 इसके पीछे एक इमेज बना देगा। कितनी पीछे, 1 सेंटीमीटर दूर है कि नहीं, इसकी एक इमेज बना देगा। इसको I1 बोला, कितनी दूर होगी बेटा, 1 सेंटीमीटर दूर। और इसको ड्रॉ करते हैं। ऑब्जेक्ट से एक रे ऐसे आई, लड़ी, ऐसे चली गई, डॉट 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 डॉट। एक रे बेटा ऐसे आई, ऐसे लड़ी, अब डॉट 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 चली गई। अब देखो ये रे आगे कहीं लड़ने वाली नहीं, जब लड़ेगी नहीं तो इस मिरर को लगेगा ही नहीं कि यहाँ से आ रही है रे, तो पलट के इधर इमेज भी नहीं बना पाएगा, तो ऊपर की तरफ सिर्फ एक ही इमेज बनाएगा M1, इसके बाद और कोई इमेज तो बन नहीं सकता। यहाँ से रे आई, इस पे लड़ी, ऐसे गई। अब यहाँ कोई मिरर ही नहीं है जिसको रे यहाँ से आती हुई दिख रही हो, नहीं है। होता तो उसको लगता है कि इमेज कि रे यहाँ से आ रही है इतनी दूर से, तो इसका हम इमेज बना दें। तो ऊपर की तरफ बेटा एक ही इमेज पॉसिबल है, ये वाली। इसके बाद अगर यहाँ मिरर होता तो उससे लड़ती और इधर जाती, तो इस मिरर को लगता कि रे यहाँ से आ रही है, चलो इसकी इधर इमेज बनाए, पर है ही नहीं। सेम केस बेटा नीचे वाले मिरर का हाल है। 1 सेंटीमीटर दूर अगर हम इधर भी मान लें, ऐसे एग्जाम्पल के लिए 1 सेंटीमीटर मान लिया, तो यहाँ भी कितनी दूर, 1 सेंटीमीटर दूर, यहाँ पे इमेज बन जाएगी। बेटा इधर ही क्यों बना रहे हैं इमेज, सर यहाँ क्यों नहीं बना देते, यहाँ क्यों नहीं बना देते, ये हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से पढ़ाया है कि इमेज ऑब्जेक्ट के ज्वाइन करने वाली लाइन, इमेज ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन मिरर की हमेशा परपेंडिकुलर होती है। इमेज और ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन मिरर की हमेशा परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट से एक रे निकली ऐसे, पलटकर ऐसे आई, चली गई, डॉट 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 पीछे हमने मिला दिया, एक रे नीचे ले गए, यहाँ लड़ी, अब ये रिफ्लेक्ट होना चाहती है, डॉट 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 डॉट, ये रिफ्लेक्ट हो गई। लो अब आगे यहाँ फिर से कोई मिरर नहीं है जिसको लगे कि वहां से रेज आ रही है, तो पलट के इधर इमेज बनाए, नहीं है। एक इमेज ये बना पाया, एक इमेज ये बना पाया, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड आर 2। ठीक, नेक्स्ट, 2 प्लेन मिरर्स प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 2 प्लेन मिरर बेटा परपेंडिकुलर रखे गए हैं। परपेंडिकुलर मतलब जो इनके बीच का एंगल है दैट इज 90 डिग्री। बेटा रटा रटाया सवाल है। 3 नंबर ऑफ इमेजेस बनती हैं हमेशा इसमें, 3 नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड आर 3 ऑलवेज। बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस है, ये पूछेगा भी नहीं कोई कंपटीशन में। अब थीटा अगर 90 डिग्री है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होती हैं, 3। अच्छा कैसे होती हैं, आओ देखो, आओ देखते हैं कैसे 3 इमेज बनी। बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट लेंगे बेटा, बहुत ही सिंपल। ये ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट बीच में रखा है, माना है, वैसे बीच में ना हो तो भी 3 ही इमेज बनेगी। ये ऑब्जेक्ट इन मिरर्स के एकदम एंगल बाइसेक्टर पे ना भी हो, एंगल बाइसेक्टर पे ना भी हो तो भी 3 इमेज बनेगी, एकदम श्योर बता रहा हूं। अभी मैंने ऑब्जेक्ट इनके एंगल बाइसेक्टर पे डाल दिया है, इसको बोलते हैं बेटा सिमेट्रिक लोकेशन। 2 तरह की लोकेशन होती है ऑब्जेक्ट की, 2 प्लेन मिरर्स के बीच में ऑब्जेक्ट की 2 तरह की लोकेशन होती है, एक सिमेट्रिक, एक असिमेट्रिक। की सिमेट्री नहीं है तो बेटा ये सिमेट्रिक लिया है, पर यहाँ पे असिमेट्रिक लेने पे भी 3 ही इमेज आती है। ठीक, मेरे को लग रहा है शायद समय आ गया आपको फॉर्मूला बता देने का, बता दूं क्या बेटा? फॉर्मूला अगर आपको पकड़ना है तो आप पकड़ सकते हो कि आप 360 को डिवाइड कर दो थीटा से, 360 को डिवाइड कर दो थीटा से। अगर थीटा को डिवाइड करने पे, 360 को डिवाइड करने पे जो उत्तर आ रहा है, जो आंसर आ रहा है वो इवन है, तो नंबर ऑफ इमेजेस आर n-1। 360 डिवाइड बाई 90 कितना आया, 4। नंबर ऑफ इमेजेस 4-1। अगर n इवन है तो n-1, 3 इमेज बनेगी, चाहे सिमेट्री हो चाहे सिमेट्री ना हो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखो एकदम सिमेट्रिकल रखा गया है। ऑब्जेक्ट 2 तरह से रख सकते हैं बेटा, सिमेट्री से और असिमेट्री से। सिमेट्री मतलब ये भी 45 ये भी 45 बीच में एकदम रखा बाइसेक्टर पे, और असिमेट्री मतलब भाई हम यहाँ रख देते हैं इसे, यहाँ कहीं पे, यहाँ से 30 डिग्री उधर से 60 डिग्री। अगर बेटा n इवन आ जाए, 360 बाई थीटा की वैल्यू इवन आ जाए, कुछ नहीं सोचना है, n-1 इज द आंसर। 360 डिवाइड बाई 90 कितना आया, 4। इवन 4-1 3 इज द आंसर। इवन का केस बड़ा सिंपल है, अगर इवन आता है तो n-1, चाहे सिमेट्री हो चाहे सिमेट्री ना हो। ऑड का केस थोड़ा डिफरेंट होता है, आगे सब पढ़ेंगे, अभी तो इतना बता दिया। चलो अब 3 इमेज बनेगी कैसे, यहाँ पे बात ये आती है पहले। ये मिरर M1 है बेटा, मान लेते हैं इससे ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है, मैंने एंगल लिखा भी नहीं है, ठीक है, 30-45 मुझे नहीं पता यहाँ से कितना दूर है, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट कितना दूर है बेटा। जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूर क्या बना देगा, ये इसकी एक इमेज बना देगा। हमने बोला दिस इज I1, ये इसकी पहली इमेज किसने बनाई, M1 ने। जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। अच्छा M2 भी इसकी एक इमेज बनाएगा बेटा, जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर M2 इसकी इमेज बना देगा, नीचे कहीं यहाँ, ये हो गई इमेज 2। जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज, ये किसने बनाई, M2 ने। I2 बोलेंगे इसको, M2 ने, इसको बोलेंगे I2। I2। अच्छा 2 इमेजेस तो समझ में आ गई, पर हमें पता है 360 डिवाइड बाई थीटा, 360 डिवाइड बाई थीटा कितना आ रहा है, 360 बाई 90 4। इवन आता है तो n-1 इज द आंसर, 4-1 3 इमेजेस आनी चाहिए बेटा। तीसरी इमेज कहां बनेगी? अब तीसरी इमेज में बता दे रहा हूं, तुमको थोड़ी देर बाद बिलीव हो जाएगा, अभी बिलीव इतना अच्छा नहीं होगा, बट मैं बता दे रहा हूं बेटा कि तीसरी इमेज जो होगी आपकी, जो आपकी थर्ड इमेज होगी, आप मिरर को एक्सटेंड कर लो। आपको पिछले वाले सवाल में एक्सटेंड क्यों नहीं किया? रे डायग्राम बेटा, रे डायग्राम इज आंसर टू एवरीथिंग। अभी के लिए मैं बता रहा हूं मिरर को एक्सटेंड कर लो। तीसरी इमेज कहां बनेगी बेटा? या तो इसको ऑब्जेक्ट मान लो, M2 मिरर के लिए ये एक ऑब्जेक्ट है,
M2 मिरर के लिए ये एक ऑब्जेक्ट है, जितना दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। या तो M1 मिरर के लिए ये एक ऑब्जेक्ट है, जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। दोनों तरह से पॉसिबल है। ठीक, पहली बात, धीमे धीमे करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक एक करके आगे बढ़ते हैं। एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लो इसका, कभी गलत नहीं होगा। रे डायग्राम वगैरह, रे डायग्राम ना बहुत ही बेसिक चीज है, अगर वो सीख गए तो सब आ गया। हाँ, रे ऑप्टिक्स में रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज किसने बनाई? M1 ने। जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज किसने बनाई? M2 ने। जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज, जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। अच्छा, अब मैंने कहा तीसरी इमेज कैसे बनेगी? मैंने कहा इस मिरर को थोड़ा बेटा एक्सटेंड कर लो, इस मिरर को थोड़ा एक्सटेंड कर लो। कर लिया सर जी। अब मैंने क्या कहा, M2 के लिए ये क्या है? ऑब्जेक्ट। M2 के लिए I1 क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो M2 क्या करेगा? इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बना देगा। जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। और बेटा इत्तेफाक इतना अच्छा सेट होता है कि M1 के लिए ये क्या है? ऑब्जेक्ट। M1 के लिए ये क्या चीज है? ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये इसकी एक इमेज बनाएगा, जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। और इत्तेफाक इतना अच्छा बनता है कि M1 I2 की जो इमेज बनाता है और M2 I1 की जो इमेज बनाता है बेटा, वो ओवरलैप कर जाती है। ऐसा हमेशा हो जरूरी नहीं है, 90 डिग्री के केस में ऐसा हो जाता है, हमेशा हो जरूरी नहीं है। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल था, अभी आगे चीज और डिटेल में समझाऊंगा मैं। M1 ने इसकी इमेज बनाई I3 और M2 ने इसकी इमेज बनाई सपोज कर लो I4। बट यहां पे 90 डिग्री में इतना बढ़िया कोइंसिडेंस बैठा कि M2 ने जो I1 की इमेज बनाई, बेटा I1 क्या हो गया? M2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाई सपोज कर लो I3, और M1 ने I2 वर्चुअल ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाई I4, बेटा वो कोइंसिडाइज कर गई, और कोइंसाइड करके आंसर क्या आया? I3। वरना 360/θ से आंसर क्या था? 360/90 का आंसर क्या था? 4। वो सही आंसर था, 4 इमेजेस। 4 इमेजेस का कॉन्सेप्ट क्या है ये भी समझो, बहुत अच्छे से बात बता दूंगा मैं, पूरी एकदम डिटेल को खोल के समझा दूंगा। इसका क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे। 360/90 से आंसर कितना आता है? 4। 4 इमेज बन रही है बेटा, 4 बन रही है, वाकई में हकीकत में 4 बन रही है। इसने इसकी एक इमेज बनाई I1, इसने इसकी एक इमेज बनाई I2। अब इस मिरर ने इसकी एक इमेज बनाई I3 और इस मिरर ने इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई I4। पर इत्तेफाक यहां पे ऐसा था, कोइंसिडेंस ऐसा था कि I4 और I3 कोइंसाइड कर गई, इसीलिए हमने 360/90 आंसर आया था 4। 4 में से एक माइनस कर दिया क्योंकि एक कोइंसाइडिंग इमेज थी। तो नंबर ऑफ इमेजेस यहां पे भले ही 3 हो, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आई हैं? 3, पर एक इमेज क्या की है बेटा? कोइंसाइड की है। अगर यहीं पे सवाल आ जाए कि इसमें नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग इमेजेस कितनी है, आंसर होगा 1। क्लियर हुआ? ओवरलैपिंग बोल सकते हो, कोइंसाइड बोल सकते हो, जो तुम्हें वर्ड करे मन करे। अब बात आती है सर जी थोड़ा सा रे डायग्राम दिखाओ, कैसे ये इमेजेस बनी है, इनके रे डायग्राम से इनको प्रूफ करो, हमें साबित करो कि I1 I2 I3 बनेगी। ये बात क्लियर हो गई। I3 इज इमेज ऑफ, चलो I1 विथ रिस्पेक्ट टू M2, सेकेंड I2 विथ रिस्पेक्ट टू M1। और बेटा ये क्या हो गई है? ओवरलैपिंग इमेज है। इसी वजह से 360/90 का आंसर 4 इमेजेस आया था। एक इसकी इमेज, एक इसकी इमेज, 2, एक इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज ये बनाता 3, एक इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज ये बनाता 4। तो 4 इमेजेस बनती, बट एक क्या हो गई? ओवरलैप। अब बात करते हैं थोड़ी सी रे डायग्राम, है ना, कि मास्टर रे डायग्राम तो बना के दिखाई नहीं, तो रे डायग्राम बना के देखते हैं। अच्छा बेटा ये ऑब्जेक्ट है, यहां से एक रे सीधे लेके जाओ, पलट कर वापस चली जाएगी, डॉट 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 डॉट। एक रे ऐसे लेके आ गए बेटा, लड़ा दिया यहाँ पे, यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, डॉट 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 डॉट, रिफ्लेक्ट हो गई, ये तो इसकी इमेज बन गई। सिमिलरली I1 के लिए खेल खेल लेते हैं। एक रे ऐसे लेके आए परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल इंसिडेंस बोलते हैं शायद, क्या बोलते हैं? नॉर्मल इंसिडेंस, है ना। तो नॉर्मल इंसिडेंस किया, ये रे ऐसे टकराई, पलट कर वापस चली गई, डॉट 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 डॉट। एक रे ऐसे लिया बेटा, यहां लड़ी, चली जाएगी ऐसे रिफ्लेक्ट होके, डॉट डॉट डॉट, जी। चलो I1 तो बन गया, I2 भी बन गया। बात है सर I3 कैसे बनाओगे? यहां बाकी में मिरर तो है नहीं, ये तो आपने बस सोच लिया कि यहाँ मिरर, ऐसा कोई मिरर तो है नहीं, और था तो प्रीवियस क्वेश्चन में क्यों नहीं लगाया है? बेटा नहीं है मिरर, रे ऑप्टिक्स में हम रे डायग्राम ही बनाएंगे और आपको हम I3 या I4 कह लो, उसको बना के दिखाएंगे। ठीक है, आइए देखिए, आइए देखते हैं। मान लेते हैं बेटा ऑब्जेक्ट से एक रे निकली ऐसे, क्या रे यहाँ पे लड़ सकती है? लड़ सकती है। क्या ये लड़कर इधर आएगी? बिल्कुल आएगी। क्या उसके बाद इधर जाएगी? बिल्कुल जाएगी। अच्छा ये रे अगर यहाँ से कोई देख रहा है, किसी की आंखें यहाँ पर हैं, तो उसको ये रे कहाँ से आती हुई दिखेगी? ऑब्जेक्ट से रे ले गया मैं इस मिरर पे, इस पे टकराई M1 पे, M1 से M2 पे टकराई, ऐसे जो देख रहा है उसको रेस कहीं पीछे से आती हुई दिख रही है, जो देख रहा है उसको कहीं पीछे से आती हुई दिख रही है। अच्छा सिमिलरली बच्चा एक रे मैं ऑब्जेक्ट से इस मिरर पे भी मार सकता हूँ, इस वाले मिरर पे मार दी, यहाँ से रे इधर लड़ेगी और लड़कर ऐसे जाएगी। समझ में आया? एक बार मैंने रे किस पे मार दी? पहली बार रे किस पे मार दी? ध्यान से देखो, पहली बार M1 पे मार दी, M1 पे मारी, इधर लड़ी, इधर गई, आंखों से लगा कहीं पीछे से आ रही है। दूसरी बार रे मैं कहाँ पे मार दूं? दूसरी बार रे मैं M2 पे मार दूं। मैंने रे M2 पे मार दी, यहाँ से इधर गई, इधर से ऐसे आई, आंखों को ये कहाँ से आती हुई दिखेंगे? फिर से कहीं पीछे से, डॉट डॉट डॉट, ये बेटा ये क्या बन गया? I3 बन गया। सो दिस इज हाउ I3 इज फाउंड। क्लियर है? क्लियर है कैसे बना I3? एक बार और दिखा दूं, मैंने कहा I3 बनाना है, वहां से I3 का डायग्राम समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मिरर एक्सटेंड करना तो कोई प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट तो नहीं हुआ, वो तो बस दिखाने के लिए, इमेजिन कराने के लिए करा दिया था।
I1 और I2 का फॉर्मेशन भी बड़ा क्लियर समझ में आता है। यहाँ से रह गई लड़कर वापस डॉट डॉट डॉट, यहाँ से रह गई लड़कर उधर डॉट डॉट डॉट, यहाँ से रह गई लड़कर वापस डॉट डॉट डॉट, यहाँ से रह गई लड़कर उधर डॉट डॉट डॉट। ये कैसे बना है? यहाँ से लड़ाकर इसे डॉट 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 ना भैया। तो क्या करें? तो हमने कहा एक बार O से रे ले आते हैं M1 पर, टकरा कर इधर लड़ेगी M2 पर, ऐसे गई। कहाँ से आती हुई दिख रही? कहीं पीछे से, रिड्यूस बैकवर्ड कर दिया। फिर एक रे हम इस बार O से किस पे टकराया है? M1 पे, इस बार M2 पे टकरा देते हैं। M2 पे टकराई, लड़कर इधर गई और ऐसे चली गई। अब ये रे कहाँ से आती हुई दिख रही? कहीं पीछे से। बेटा क्या बन गया? I3 बन गया। पर याद रखना बेटा I3 क्या है? ओवरलैपिंग इमेज है। इसकी इमेज I3, इसकी इमेज I3 ओवरलैप, वरना 4 इमेज बनती। क्लियर है? क्लियर है? नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ पे वाकई में कितनी थी? 360 बाई थीटा माइनस 1, क्योंकि 360 बाई थीटा इवन आ रहा था इसलिए। या 360 बाई थीटा निकालो फिर बताते हैं। 360 बाई थीटा, 360 बाई 90, बेटा कितना आया? 4। 4 कैसा नंबर है बेटा? इवन है। अगर इवन है तो आप क्या कर दो? n-1, तो 4 - 1 3 आंसर है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म। बेटा यहाँ पे फिर क्या किया है? इसकी लेंथ जो ली है फिर से कम कर दी है ना? यहाँ पे इनसफिशिएंट लेंथ फिर से हो गया है। अब नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बोल रहा है। चलो सोचते हैं पहले। ये यहाँ से इतना दूर है, चलो इसको फिर से हम बोल देते हैं 1 सेंटीमीटर 1। अपनी भलाई के लिए तुम चाहो तो 1 को 2, 1 को 3 ले लो, 1 को 4, 1 को 5 ले लो, तुम्हारी मर्जी है। मिरर 90 डिग्री पे है, बस ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ठीक, तुम जितना लेना चाहो। बेटा जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी दूर एक इमेज बन गई I1, जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी दूर एक इमेज बन गई I2। चलो रे डायग्राम सोचते हैं इसका। रे डायग्राम, बेटा यहाँ से ऑब्जेक्ट से रे गई, ऐसे लड़ी, ऐसे आई, डॉट 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 पीछे, डॉट 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 पीछे। एक रे ऐसे आई, यूं लड़ी, ऐसे गई, डॉट 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 डॉट। क्लियर है? एक रे ऐसे आई, यूं लड़ी, ऐसे गई, डॉट 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 पीछे। एक रे ऐसे आई, यूं लड़ी, डॉट 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 डॉट, ये निकल गई। अच्छा, इस बार बेटा ये वाली रे लाने का चांस ही नहीं है। जो I3 बना रहे थे, I3 के लिए एक रे ऐसे धाड़ 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 धाड़, है ना? देखो ध्यान से, I3 के लिए क्या किया था हमने? यहाँ पे मारी थी रे, धड़ 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 और धड़ धड़ धड़, और ये मिलाया था। बट इस बार ये वाला इन्होंने हमें स्कोप ही नहीं दिया। यहाँ पे मिरर है ही नहीं। अगर यहाँ मिरर होता तो एक रे ऐसे आती, इस पे लड़ती, इधर जाती, एक रे ऐसे आती, इस पे लड़ती, इस पे लड़ती, इधर जाती, तो लगता कहीं पीछे से आ रही है। यहाँ चांस ही नहीं है। तो बेटा यहाँ 2 इमेजेस बन सकती हैं। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड आर 2। एक इमेज और कट गई, क्यों? क्योंकि मिरर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था। ठीक, चलो नेक्स्ट। बेटा अब हम लोग आ गए सर्कुलर कॉन्सेप्ट पे। तो सर्कुलर कॉन्सेप्ट पहले मैं बहुत ही टफ तरीके से पढ़ाता था, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, क्योंकि वो एक बहुत ही स्टैंडर्ड बुक का तरीका था जो मैं फॉलो करता आ रहा था हमेशा से। पर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे मैं भी इवॉल्व कर रहा हूँ। तो मैंने कहा यार ये अल्फा बीटा हटाते हैं, इसको पूरी तरह से फील से समझा देते हैं, एकदम कंप्लीट फील के साथ इसको हम बच्चों के दिल में उतारते हैं। तो आज मैं कोशिश करूंगा इस चीज को बिना किसी अल्फा बीटा के, बिना किसी चीज के, सिर्फ फील से बता दूं। इसको बोलते हैं सर्कुलर कॉन्सेप्ट। इसको आराम से समझते हैं, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेंगे, उसके बाद अप्लाई करने में ऐसे 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 करेंगे। समझने में थोड़ा समझ लेते हैं। चलो शुरू करते हैं। मान लेते हैं ये दोनों मिरर 90 डिग्री पे है। ठीक है बेटा, जो इसका फॉर्मूला होता है ना नंबर ऑफ इमेजेस का, दैट डजंट ऑलवेज वर्क। प्रॉब्लम ये है, फॉर्मूला वर्क करता है जब आपके पास इंटीजर वैल्यूज आती हैं। फ्रैक्शन वैल्यूज आने पे फॉर्मूला मर जाता है। फॉर्मूला हमें ये नहीं बताता कितनी ओवरलैपिंग इमेजेस हैं। फॉर्मूला हमें ये नहीं बता पाता कि इसमें से कितनी इमेज कोइंसाइड कर रही हैं। तो ये सारी चीजें फॉर्मूले से मिसिंग हो जाती हैं। फॉर्मूला ये नहीं बताता कि इसमें से ये वाला मिरर कितनी इमेज बनाया और ये वाला मिरर कितनी इमेज बनाया, है ना? मान लो नंबर ऑफ इमेजेस 3 थी, तो इस बार किसने कितनी बनाई? दोनों ने 2-2 बनाई है। ये तुम्हें पता है, दोनों ने दोनों ने बनाई है, बस एक क्या थी? ओवरलैपिंग थी। तो ये सारी चीजें पता चलती हैं सर्कुलर कॉन्सेप्ट्स के अंदर से कि कौन कितनी इमेज बना रहा है, कितनी ओवरलैपिंग इमेजेस हैं, किस किस एंगल पे इमेज बन रही है, एंगुलर डिस्टेंस क्या है इमेज का, एंगुलर डिस्टेंस समझते हैं सब आराम से। बेटा मान लो ये ऑब्जेक्ट, इसके एंगल बाइसेक्टर पे है, मान लिया सिंपलिसिटी के लिए, अभी नया कॉन्सेप्ट समझा। मान लो ये एंगल है 45 डिग्री और ये एंगल भी 45 डिग्री। ठीक है, 45:45 पे, थोड़ा छोटा लिखते हैं। ठीक, कोशिश करिएगा आपको भी दिखाई पड़े। 45 और ये भी 45 पे। अच्छा चलो, सबसे पहले बेटा M1 इसकी इमेज बनाएगा, जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। इसको हम क्या बोल देते हैं? फर्स्ट इमेज। इसको हम बोल दें, क्या बोल दें, क्या नाम दे दें? I1। इसी तरह से बेटा M2 इसकी इमेज बनाएगा, जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। इसको हम बोल दें I2। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा अब जरा सुनो मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से। अगर मैं इसको मिला दूं, अब सुनना ध्यान से, अगर मैं इसको मिला दूं, अब जरा इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो। बेटा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो बराबर होने वाला है कि नहीं? ये डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर क्या होता है? बराबर होता है। बेटा ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है। बेटा ये साइड इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। मेरे ख्याल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए RHS से, है ना? राइट एंगल ट्रायंगल थे, साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। साइड एंगल साइड, ये साइड बराबर, दोनों में कॉमन है, ये साइड बराबर है और बीच का एंगल बराबर है। अगर बेटा ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स प्रूव हो गए हैं तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा। ठीक है, इसी तरह से बेटा नीचे आते हैं। मान लो मैं इसको भी जोड़ दूं। अच्छा यहाँ पे एक चीज भूल गया मैं, ये डिस्टेंस बराबर होगा और बेटा ये एंगल कितना होगा? 45 हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होने के बाद। सिमिलरली नीचे आते हैं, मैंने इसको जोड़ दिया। अब इन दोनों ट्रायंगल को देखो, सेम कहानी इसमें भी लगेगी। क्या? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर बराबर बराबर। ये लाइन बेटा दोनों में कॉमन है, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। ये लाइन दोनों में कॉमन है, ये एंगल 90 साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। अब बेटा ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये साइड और ये साइड भी बराबर होगी, हो गई कि नहीं? देखो जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये साइड कॉमन, SAS से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो बेटा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी बराबर हो गया। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, अगर मैं बात करूं I1O और I2 की,
I1O और I2 की, I1O और I2 की। बेटा ये तीनों पॉइंट यहाँ से, जहाँ से दोनों मिरर मिल रहे हैं, वहाँ से इक्वल डिस्टेंस में, ये लाइन ये लाइन ये लाइन बराबर है ना। इस पॉइंट को कुछ भी बोल दें, इस पॉइंट को x बोल दें क्या, इस पॉइंट को मैंने x बोल दिया, जहाँ पे दोनों मिरर मिल रहे हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मिरर को अगर मैं x बोल दूं, समझना, बहुत प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है, धीमे से चमक जाएगा आपको एकदम, और फिर एकदम बड़ी खुशी मिलेगी, बड़ा आनंद मिलेगा समझने के बाद। हाँ अब सुनो, मैंने कहा बेटा x से जितना दूर O है, जितनी दूर I1 है, उतनी दूर I2 है, सब बराबर है। बेटा एक गिवन पॉइंट से अगर 3 पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे हो तो उसका लोकस क्या होता है, उसका कर्व कौन सा बनता है। एक गिवन पॉइंट से अगर 3 पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे हो तो यहाँ पे लोकस क्या बनेगा, यहाँ पे ज्योमेट्री क्या बनेगी, यहाँ पे कर्व क्या बनेगा। तो अगर एक गिवन पॉइंट से 3 पॉइंट बेचा इक्वल डिस्टेंट हो तो जो ज्योमेट्री बनती है, जो लोकस बनता है, दैट इज अ सर्कल। तो बेटा यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, हम क्या ड्रॉ कर लेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है मेरा सर्कल, बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा था, थोड़ा नहीं सर, ये यहाँ से ये रेडियस मान के ऐसे, अभी बहुत गंदा बना है, एक आखिरी अटेम्प्ट, यहाँ से ये रेडियस मान के ऐसा कुछ, ठीक है। थोड़ा बहुत तो सही बना था इस बार, देखो यहाँ से रेडियस मान के, सर इधर आके गोला टेढ़ा हो जाता है आपका ये द ओनली थिंग दैट आई कुडंट इंप्रूव इन द लास्ट 6 years ऑफ माई लाइफ इज माई ड्रॉइंग एंड नथिंग एल्स। हाँ चलो बन गया किस तरह से, बेटा ये सर्किल बन गया, सर्किल बन गया तो बेटा ये भी रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, सेंटर से दूर है, जितना बड़ा ये रेडियस उतना बड़ा ये, और ये सब रेडियस हो गए, कुछ और पेन यूज करते हैं इसके लिए, ये जितनी दूर उतनी दूर, ये उतनी दूर ये। अब बेटा यहाँ पे इतना बढ़िया यहाँ पे कोइंसिडेंस बनता है, जो आपकी I4 नहीं बन रही थी, या I3 बोल रहे थे जिसको, 2 इमेज तो बन गई, जो आपकी तीसरी इमेज बन रही थी, या उसी को चौथी इमेज भी बोल सकते हो, है कि नहीं, तीसरी बोलूं या उसी को मैं चौथी बोलूं, भाई एक ही इमेज है, ओवरलैपिंग इमेज है वो। तो I1 की जो इमेज M2 ने बनाई, या I2 की इमेज M1 ने बनाई, I3, उसको I3 बोलो या I4 बोलो या दोनों बोल दो, इतना बढ़िया इत्तेफाक बैठता है कि वो भी इसी सर्कल पे लाई करती है। यानी यहाँ से वो भी कितनी दूर होती है बेटा, वो भी कितनी दूर होगी, इसी सर्कल पे लाई करेगी, कितनी दूर होगी यहाँ से वो भी, R डिस्टेंस, ठीक है, R डिस्टेंस। अच्छा अब समझते हैं कि ये तो समझ में आ गया कि सारी इमेजेस किस पे लाई करती हैं, सर्कल पे। ऑल द इमेजेस लाई ऑन अ सर्कल, जो पॉइंट्स होंगे वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंट होंगे। हमें ये बात समझ में आ गई कि जितनी भी इमेजेस बनती है बेटा, जरूरी नहीं 90 डिग्री पे, दो प्लेन मिरर अगर इंक्लाइंड है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है इसलिए बहुत प्यार से समझा रहा हूँ ये, वरना मैं फॉर्मुला बता के भाग सकता हूँ 360 बाई थीटा से, ठीक है, किताबों में वैसे भी शॉर्टकट मारा जाता है, वैसे भी आप कॉम्पिटिशन के लिए पढ़ लो, बोर्ड के लिए पढ़ लो, तो सीरियस सोच बोर्ड में है नहीं, जा सकते हैं। ये दो मिरर है इंक्लाइंड है, अगर बेटा ये दो मिरर इंक्लाइंड है, चाहे 90 पे हो, चाहे 60 पे हो, चाहे 120 पे हो, चाहे 150 पे हो, चाहे 30 पे इंक्लाइंड हो, किसी भी एंगल पे इंक्लाइंड है बेटा, जितनी इमेजेस बनती है ना वो हमेशा एक सर्कल पे आती है, और उस सर्कल का रेडियस किसके इक्वल होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मिरर से जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मिरर से जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। मैं यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, तुरंत मिटा दूंगा, इसको आगे यूज नहीं कर रहे। मान लो इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है और ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, तो बेटा जितनी भी इमेजेस ये बनाएंगे वो इस सर्कल पे लाई करेगी, जिसका रेडियस इसके बराबर होगा। यहाँ इमेज बनेगी, 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 जितनी भी इमेजेस बनेगी सब इस सर्कल पे ही बनती हैं। ये खूबसूरती है सर्कुलर कॉन्सेप्ट की, थोड़ा सा शायद आपको समझ में आया हो। कितनी इमेजेस बनेंगी वो तो आज का टॉपिक है, वो और समझते हैं हम लोग। अच्छा अब आते हैं बेटा नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड पे। अब सुनो एंगुलर डिस्टेंस, क्या चीज, एंगुलर डिस्टेंस। M1 से जितने एंगल दूर पर ऑब्जेक्ट है, सुनो, M1 से जितने एंगल दूर पर ऑब्जेक्ट है, जितने एंगल दूर पर ऑब्जेक्ट है उतने ही एंगल दूर पर इसकी इमेज है। अच्छा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे साइड में ऑप्शन में M1 और यहाँ मैंने लिख लिया M2। हाँ अब सुनो, M1 से जितने एंगुलर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है अपोजिट दिशा में उतने ही एंगुलर डिस्टेंस पे पहली इमेज है। यानी M1 ने पहली इमेज कहां पे बनाई है, 45 डिग्री पे। पहली इमेज कहां बनाई है M1 ने, 45 डिग्री पे। इससे पूरा साफ समझ में आता है किसने कहां इमेज बनाई। M1 से 45 डिग्री पे ऑब्जेक्ट है तो अपोजिट दिशा में 45 डिग्री पे उसने इमेज बनाई। अब M2 पे आते हैं। M2 से 45 डिग्री पे ऑब्जेक्ट है, एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अगर हम एंगुलर डिस्टेंस की बात करें तो M2 से भी बेटा कितने डिस्टेंस पे है, 45 डिग्री पे ऑब्जेक्ट है। तो इमेज इसने भी कहां बनाई बेटा, पलटकर कितने एंगल पे बनाएगा, ये भी 45 डिग्री पे बनाएगा। क्लियर सी बात है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, प्रूफ कर चुके थे हम लोग। ये साइड बराबर, ये साइड कॉमन, ये एंगल 90, तो ये एंगल बराबर होगा। 45 डिग्री पे ऑब्जेक्ट दिखा, 45 पे इमेज बनाया। तो M2 ने पहली इमेज कहां बनाई बेटा, 45 डिग्री पे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जरा I3 की बात करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में करना चाहोगे, M1 के रिस्पेक्ट में करना चाहोगे कि M2 के रिस्पेक्ट में? M1 के रिस्पेक्ट में करते हैं। चलो M1 के रिस्पेक्ट में I3 को देखते हैं। I3 बेटा किसकी इमेज है, M1 के लिए I3 किसकी इमेज है? मेरे ख्याल से I2 की इमेज है। I2 की इमेज ही I3 बना रहा है। कौन? M1 के हिसाब से I3 इज द इमेज ऑफ I2। अच्छा बोलो, सच बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? M1 के हिसाब से I3 किसकी इमेज है, I2 की। I2 यहां से कितना दूर है, 45 45 45, कितना, 135 डिग्री। M1 के लिए I2 कितने एंगल पे है, 45 45 45, 135 डिग्री। तो बेटा ये इमेज भी कहां बनाएगा, 45 45
45 कहां पे 135 डिग्री इन दी अपोजिट डायरेक्शन। m1 के लिए ऑब्जेक्ट कितनी दूर है बेटा, इसी की इमेज है। हम बात कर रहे हैं i3 के विषय में, हम बात कर रहे हैं i3 के विषय में, हम i3 के विषय में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो i3 के विषय में जब हम बात करेंगे, हाँ, तो m1 के लिए i3 किसकी इमेज है, i2 की। i2 यहां से कितने एंगुलर डिस्टेंस पे है, 45 45 45 135, तो इमेज भी कहां होगी 45 45 45 135। तो m1 ने जो अगली इमेज बनाई बेटा वो 135 डिग्री पे बनाई, कितने पे बनाई 135 डिग्री पे बनाई, ठीक है। अच्छा इसी बात को दूसरी तरह से सोचें कि i3 i1 की इमेज है, किसने बनाई m2 ने। i3 i1 की इमेज है, किसने बनाई m2 ने बनाई। तो बेटा m2 के लिए i1 कितना दूर है, i3 किसकी इमेज है i1, देखो पहले हमने बोला i3 किसकी इमेज है i2 की इमेज है। तो m1 के लिए i2 कितना दूर है 45 45 45 135, तो इमेज भी 135 पे बन गई। अच्छा अब मैंने कहा मान लेते हैं i1 की इमेज है i3 i1 की इमेज कौन बना रहा है m2 बना रहा है। तो m2 से i1 कितना दूर है 45 45 45, m2 से i1 कितना दूर है, m2 से i1 कितना दूर है, m2 से i1 कितना दूर है 135, तो इसकी इमेज भी 45 45 45 कितनी दूर पे बनी 135 डिग्री पे। अब बेटा खास बात जरा सुनो क्या हुई, ये जो इमेज i3 बनी, ये जो इमेज i3 बनी, ये इन दोनों का कोइंसाइडिंग इमेज है। i3 क्या है देखो दोनों पे बनी। अब ये मत कहना कि एंगल बराबर है तो कोइंसाइडिंग, कोइंसाइडिंग की कंडीशन नहीं, पर हमें पता है i3 क्या है, हमें अपने एक्सपीरियंस से समझ में आ गया है कि i3 क्या है, एक ओवरलैपिंग इमेज है। तो बेटा ओवरलैपिंग इमेज कैसे पकड़ोगे आप, सवाल में सुनो कैसे पकड़ोगे बेटा। ओवरलैपिंग का मतलब क्या हुआ कि ये जितना एंगल हो प्लस ये जितना एंगल हो प्लस ये 360 हो जाए। ओवरलैपिंग का मतलब क्या है जरा देखो, मैं ओवरलैपिंग की आपको फील समझाता हूं। यहां पे है मान लो i3, ओवरलैपिंग का मतलब समझो कि ये जितना एंगल हो प्लस ये जितना एंगल हो प्लस ये जितना एंगल हो, तीनों मिलाकर कितना हो जाए 360, तभी तो ओवरलैप होगा। ओवरलैपिंग तभी तो होगी जब ये एंगल और मिरर के बीच का एंगल कितना हो जाए 360, तो भाई तभी तो ओवरलैपिंग होगी। ये जहां तक पहुंचेंगे ये भी वहीं पहुंचेंगे, इमेज ओवरलैप। जैसे ये i3 i2 की इमेज m1 के लिए, i3 i2 की इमेज m1 के लिए, तो m1 से 135 i2 इधर था तो 135 इधर आए, i3 i1 की इमेज m2 से 135 इधर था i1 तो 135 इधर आए। तो बेटा कोइंसाइड तभी तो करेगा जब ये एंगल और ये एंगल मिलकर कितना हो जाए 360, ठीक 360 360 360। अच्छा मतलब ये क्या एंगल है बेटा, दिस इज द एंगल बिटवीन मिरर्स। बेटा एंगल बिटवीन मिरर्स कितना है यहाँ पे 90। देखो क्या करना है, ऐसे ऐसे करो, 45 प्लस 45 कितना हुआ 90 डिग्री। अब इसको मिटाता हूं, अब नए तरह समझाता हूं। अब देखो यही चीज मैं फिर से लिखूंगा बिना इसको देखे, बिना इसको देखे मैं यही चीज लिखूंगा। चलो पहली इमेज कहां बनेगी 45 पे और 45 पे, क्यों क्योंकि 45 45 लिखा है, इधर 45 इधर 45। अब सुनो क्रिस क्रॉस मेथड, 45 45 का सम कितना है 90, यहां पे रख दो, यहां पे रख दो एंगल बिटवीन मिरर्स की वैल्यू, यहां रख दो एंगल बिटवीन मिरर्स की वैल्यू। मैं बता रहा हूं आप धुआं धुआं करने वाले हो, आपको अभी डाउट हो रहा है ना, देखो धुआं धुआं करने वाले हो। इनका सम कितना हुआ एंगल बिटवीन 90, 90 और 45 कितना हुआ बेटा, अब ऐसे जोड़ो 90 और 45 कितना हुआ 135 डिग्री, 90 और 45 कितना हुआ 135 डिग्री। मत रुको आगे बढ़ो और इमेजेस मिलेंगी, मत रुको आगे बढ़ो और इमेजेस मिलेंगी, मैं मना नहीं कर रहा हूं, जबकि आपको पता है 3 से ज्यादा इमेज यहां नहीं, पर आगे बढ़ो क्रिस क्रॉस कॉन्सेप्ट में आप आगे बढ़ते जाओ, आप आगे बढ़ते जाओ। मैं फिर से बताता हूं शुरू से क्रिस क्रॉस, बहुत अच्छा तरीका है और आपको पूरा क्लियर हो चुका है, पता है आपको फील आ चुका है इसका, आप गलती करोगे नहीं इसमें। पहली इमेज जो एंगल दिया है 45 पे 45 पे, बेटा इन दोनों को जोड़ लो कितना है 90, वैसे इन दोनों को हर बार नहीं जोड़ना है, जो एंगल बिटवीन मिरर है बस वो रखो, 45 और 90 135, 45 और 90 135। आगे बढ़ो अभी रुको नहीं, फिर से यहां पे लिख लो 90 135 और 90, बेटा 135 और 90 कितना हो जाएगा 225, 135 और 90 कितना हो जाएगा 225। अब बेटा सुनो, जब भी आपका कोई इमेज का एंगुलर डिस्टेंस 180 से ज्यादा आ जाए, जब भी किसी इमेज का एंगुलर डिस्टेंस 180, बेटा ये क्या चीज लिखी है, कोई ऐसे हवा में कोई बात नहीं लिखी है, इट्स नॉट समथिंग रिटन ऑन स्पेस, ऐसी कोई फालतू की बात है, ये बेटा एंगुलर डिस्टेंस है, इसका फील लो। पहली इमेज m1 से कहां पे है 45, दूसरी इमेज m1 से कहां पे है 135, तीसरी इमेज 225 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। पहली इमेज m1 से कहां पे बनी है 45 पे, दूसरी इमेज 135 पे, तीसरी 225 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा भाई। तो जब भी एंगुलर डिस्टेंस 180 के ऊपर आ जाए तो उसको काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि आप मिरर के पीछे तरफ आना स्टार्ट कर दोगे। 180 मतलब आप इस तरफ आ गए हो, यहां से तो खेल खत्म हो जाएगा, आप यहां से आ जाओगे, रे डायग्राम पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये एंगल किसको एक्सीड कर जाए, इफ एक्सीड क्या 180 डिग्री, क्या चीज बेटा एंगुलर डिस्टेंस, ये चीजें हैं क्या, क्रिस क्रॉस मेथड कई लोग को आता है, बट ये तो बताएं कि भैया ये क्या लिखा है, इसका फील क्या है, इसका मतलब क्या है। दिस इज नोन एज ब्रेकिंग योर ओन कंटेंट। एंगुलर डिस्टेंस इफ एक्सीड 180, बेटा ये 180 से ज्यादा हो गया, 180 से ज्यादा हो गया, आप मिरर के पीछे आ गए। देखो 45 पे पहला m1 के लिए, 45 पे पहली इमेज, 135 पे दूसरी, और उसके बाद ये एकदम एडवांस क्राउड के लिए पढ़ा रहा हूं मैं, जेईई मेंस नीट टारगेट वाली क्राउड के लिए, बोर्ड के लिए एकदम नहीं है बच्चा, बोर्ड का बच्चा यहाँ की खुरापात करेगा उसे कुछ समझ नहीं आएगा। ये भी नहीं ले सकते, क्यों क्योंकि आप मिरर के पीछे तरफ आ चुके हो, रे डायग्राम पॉसिबल नहीं है। बेटा 225 का मतलब क्या हो गया, 225 का मतलब आप घूमते हुए यहां पहुंच गए हो, आप मिरर को क्रॉस कर गए, अब यहां से रे डायग्राम पॉसिबल नहीं था, तो आप ये वाले एंगल नहीं ले सकते, पहली बात जो 180 के ऊपर हो, पहला। दूसरी बात सुनो सर, ओवरलैपिंग कैसे पकड़ में आएगी,
सर क्या दोनों एंगल साफ साफ दिखने लगेंगे बराबर तो ओवरलैपिंग है? नहीं बेटा, बराबर होना एक भ्रम है, भ्रम है। बराबर से ओवरलैपिंग का कोई रिश्ता नहीं है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब अगर पकड़ में आ गया ना तो बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि M1 जो दूसरी इमेज बना रहा है वो M1 से 135 डिग्री पे है, यही तो मतलब है। M2 जो दूसरी इमेज बना रहा है वो M2 से 135 पे है। ये किससे डिस्टेंस है? M1 से। ये किससे डिस्टेंस है? M2 से। जरूरी थोड़ी ना कि ओवरलैप करे, दोनों का अलग अलग डिस्टेंस है। M1 जो पहली इमेज बना रहा है वो M1 से 45 है, M1 जो दूसरी इमेज बना रहा है वो M1 से 135 है। M2 जो पहली इमेज बना रहा है वो 45 पे है, दूसरी यहां से 135 पे है। पहली कहां बनाया? M2 पहली बनाया 45 पे और दूसरी 135। तो सर ओवरलैपिंग के लिए क्या सेम नंबर नहीं होते? नहीं बेटा, सेम नंबर नहीं, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो। ओवरलैपिंग का मतलब हुआ कि इस मिरर से जितना चले और इस मिरर से जितना चले, ये एंगल प्लस ये एंगल और मिरर के बीच का एंगल अगर जोड़ दें सब और 360 आ जाए तब ओवरलैपिंग है। अगर ये एंगल जितना इधर चले, ये एंगल जितना इधर चले और मिरर के बीच का एंगल, इन तीनों एंगल को यदि मैं जोड़ दूं, लेट अस से दिस इज x, दिस इज y, दिस इज थीटा, इफ x प्लस y प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 360 बनने लगे तब है ओवरलैपिंग। एंगल बराबर होने से ओवरलैपिंग होता मुन्ना, तो ये भी ओवरलैपिंग होता। अगर आपका कॉन्सेप्ट इतना कमजोर है कि एंगल बराबर से ओवरलैपिंग है तो बेटा फिर ये भी ओवरलैपिंग है 45 45। एक इमेज ये हो गई, दोनों को मिला के एक इमेज ये हो गई, नंबर ऑफ इमेजेस 2 हो गई। फिर तो बराबर से कोई मतलब नहीं है। यहां से जितना एंगल ये मेजर हो रहा है, यहां से जितना एंगल ये, और एंगल बिटवीन अगर सब मिला के 360 बन जाए तो ओवरलैपिंग है। अच्छा, एंगल बिटवीन मिरर कितना है बेटा? 90। मैंने जानबूझ के यहां 90 लिखा हुआ है। एंगल बिटवीन मिरर इज 90। 135 प्लस 135 प्लस 90 जोड़ो जरा। 135 135 270 प्लस 90, 135 प्लस 135 प्लस 90 270 प्लस 90, 270 प्लस 90 360। यानी ये इसमें से एक ओवरलैपिंग है, पकड़ में आ गया। ये क्या है? ओवरलैपिंग है। करने का तरीका समझ में आया? ये एंगल प्लस ये, अगर इन तीनों का सम 360 आ जाए कभी तो ओवरलैपिंग। नंबर ऑफ इमेजेस बेटा कितनी होगी? चिन्हित कर लेते हैं नंबर ऑफ इमेजेस। पहली इमेज ये बनाई वहां 45 डिग्री पे, दूसरी इमेज ये बनी इधर 45 डिग्री पे M2 ने, तीसरी इमेज इसने बनाई 135 डिग्री पे, चौथी इमेज ये बनाना चाहता था पर वो भी क्या बन गई? 3। 180 के ऊपर इमेज नहीं है, नंबर ऑफ इमेजेस आर 3। आग लगा दी हम लोग ने। सवाल करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड। चलो, कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ये नहीं कि लिख रहे हैं चीज और पता ही नहीं किसका मतलब क्या है। फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड। चलिए करते हैं। M1 M2 सोचते रहो, ये नहीं कि छापे जा रहे हैं। बेटा M1 से ऑब्जेक्ट कितना दूर है? 20। पहली इमेज कहां? पहले तो सर्कुलर कॉन्सेप्ट, आप बिना ये सब ये भी कर सकते हो, मना नहीं कर रहा हूं। पहले सर्कुलर कॉन्सेप्ट, ये सर्कल बन गया। M1 से ऑब्जेक्ट कितना दूर है? 20। तो पहली इमेज कहां बनाएगा? ये अपने से 20 डिग्री दूर, I1। M2 से ऑब्जेक्ट कितना दूर है? 30। पहली इमेज कहां बनाएगा? I2, यहां से 30 डिग्री दूर। चलो, यानी पहली इमेज कहां बनाई M1 ने? 20 डिग्री पे, इसने कहां बनाई? 30 डिग्री पे। अब क्या करें सर? अब क्या करेगा? अब M1 के लिए ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा कितनी दूर है? 20 30 50 30 80। तो इस तरफ बनाएगा कहां पे? 80 पे। अब बेटा यहां पे दिमाग खराब करने से कोई फायदा नहीं, चाहो तो करो, मना नहीं कर रहा हूं मैं, मना बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। आओ M1 से अब ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा M1 के लिए। वर्चुअल ऑब्जेक्ट कितनी दूर है? 20 30 50 30 80। यहां से 80 डिग्री पे है तो अगली इमेज M1 कहां बनाएगा? 80 डिग्री पे। अब चाहो तो ऐसे करो, चाहो तो अब दिमाग लगाओ। 20 और 30, एंगल बिटवीन मिरर कितना है? थीटा को हमेशा ध्यान में रखो। थीटा कितना है? एंगल बिटवीन मिरर कितना है? 50 डिग्री है ना बेटा। यहां पे आप क्रिस क्रॉस मेथड पे यहां पे आप थीटा रख लिया करो बीच में। कितना है? 20 और 30 50, बस थीटा रखना है हमेशा। अब 30 और 50 80। देखो अपने आप आंसर आने लगा, कोई जरूरत नहीं है बेटा बार बार यहां पे आके अब मिरर में मेहनत करने की, इसमें सर्कल में। 30 और 50 80, 20 और 50 70। फिर से यहां पे थीटा ही रखना है। थीटा कितना है? 50। 70 और 50 120, 180 और 50 130। फिर से बीच में 50 रख लो। 130 और 50 180 नहीं कंसीडर करना। 120 और 50 170 कंसीडर करना है। क्लियर है? 180 नहीं कंसीडर करना, उसको कंसीडर करना है। कितनी इमेजेस हो गई? गिनना स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ इमेजेस गिनना स्टार्ट करें। एक इमेज M1 ने बनाई 20 पे, दूसरी इमेज M2 ने बनाई 30 पे, तीसरी इमेज इसने बनाई यहां से 80 पे, चौथी इमेज इसने बनाई 70 पे। चौथी वाली भी फील करा सकता हूं मैं। M2 के लिए I1 क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। M2 के लिए I1 क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। 20 30 50 20 70 पे। यहां से कितने डिग्री पे है? M2 के लिए I1 क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। 20 30 50 20 70 डिग्री पे। तो बेटा यहां से 70 डिग्री पे अगली इमेज बना देगा, वही तो वहां लिख के आया है। तो यही जो हम यहां पे दिमाग लगा रहे थे वही वहां क्रिस क्रॉस से सीधा हो गया। M2 के लिए 20 30 50 20 70 पे, M2 के लिए I1 इज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। 20 30 50 20 70 पे, तो 70 पे इमेज बना देगा बेटा पलट के। समझ हर कोई सकता है, बस समय दे दे उस चीज को। आप समय नहीं देना चाहते हो, आप सोचते हो तुरंत आ जाएगा। फर्स्ट इमेज 20 पे, सेकंड इमेज 30 पे, तीसरी इमेज 80 पे, चौथी इमेज 70 पे, पांचवी इमेज 120 पे, छठी इमेज 130 पे, 180 कैन नॉट काउंट, मिरर के जस्ट पीछे आ गए। 170 यस 7। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, आंसर इज 7। आंसर इज 7। क्लियर? आंसर इज 7। नेक्स्ट चलो यहां बताओ, फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म 20 और 40। मेरे ख्याल से हम लोग इतने बड़े हो गए कि हम लोग अब गोला भी बनाने की जरूरत नहीं है। अब शुरू किया जाए। M1 M2। बेटा थीटा अपने पास जरूर लिखो। थीटा कितना है? 20 और 40 60 डिग्री। 60 डिग्री। थीटा कितना है? 20 और 40 60 डिग्री। शुरू किया जाए खेल। चलिए खेल शुरू करते हैं। सबसे पहले M1 बनाएगा 20 पे एंगुलर डिस्टेंस, M2 बनाएगा 40 पे एंगुलर डिस्टेंस।
अगले के लिए बेटा यहाँ पे जगह कम पड़ जाएगी, नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, 20 और 40 याद रखना। चलो पहला 20, दूसरा 40, बीच में एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, 40 और 60 100, 20 और 60 80, फिर से बीच में एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, 80 और 60 140, 100 और 60 160, फिर से बीच में एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। अब आगे 160 और 60 बेटा, ये तो 180 से आगे चलेगा, 160 और 60 220 डिग्री नहीं कंसीडर करना, 140 और 60 200 डिग्री नहीं कंसीडर करना। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड 1 2 3, ये किसने बनाई M1 ने, ये किसने M2 ने, ये किसने M1 ने, ये किसने M2 ने, ये किसने M1 ने, और ये बेटा काउंट नहीं होगी, ये बेटा काउंट नहीं होगी। जरा ध्यान से देखो, ये कोइंसाइडिंग इमेज है। फील दिलाता हूं, फील दिलाता हूं, ये रहे दोनों मिरर M1 और M2। जरा इन इमेजेस की बात करते हैं। इसके लिए इमेज कहां पे बन रही है 140 पे। ये बोल रहे हैं कि 140 डिग्री पे हम एक इमेज बनाएंगे जिसको हम I5 का नाम देंगे, ठीक। M2 क्या कह रहे हैं कि हम 160 पे एक इमेज बनाएंगे। यहां से कितनी दूर है बेटा 160 पे एक इमेज बना के उसका नाम हम क्या दे देंगे I6। इन्होंने कहा कि हम 160 पे एक इमेज बना के 160 पे एक इमेज बना के उसका नाम I6 दे देंगे। अब जरा देखो इनके बीच में एंगल कितना है 60, 160 140 कितना हुआ 300, 360 बेटा ये दोनों तो कोइंसाइड कर रही हैं। I5 I6 क्या है कोइंसाइडिंग है। सर हमें कैसे पता चलेगा? कुछ नहीं है बच्चा, इन तीनों को जोड़कर देखना है, हर बार इन तीनों को जोड़ते रहा करो। कहीं पे दिख जाए कि 360 बन रहा है तो खेल खत्म कर दो, कहीं पे अगर 180 से ऊपर जा रहे हो तो खेल खत्म कर दो। पहला नियम, कभी आप 180 क्रॉस कर रहे हो तो खेल वहीं बंद करो, खेल समाप्त हुआ। जैसे बचपन में लूडो हम लोग फेंक देते थे, क्या फेंक दो। दूसरा रूल, अगर तीनों का सम 360 हो जाए तो रुक जाओ। तो बेटा 5th और 6th हैं तो इमेजेस, बट 5th और 6th क्या है कोइंसाइडिंग कह लो या ओवरलैपिंग कह लो। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो गई, टोटल नंबर ऑफ यूनिक इमेजेस बोल दिया जाए, है ना। वैसे यूनिक नहीं, एग्जाम में से इमेजेस पूछेगा, ठीक है, इतना वो आपको इतने प्यार से बात नहीं करता। कितनी हो गई 5। इसको फॉर्मूले से चेक करो, 360 बाई थीटा, 360 बाई थीटा कितना है 60, 360 बाई 60 कितना आया 6, 6 इज इवन, इवन में n-1, 6 - 1 नंबर ऑफ इमेजेस 5। पर बेटा 360 बाई थीटा में अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ सेकंड इमेज फ्रॉम द फर्स्ट मिरर, व्हाट इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ सेकंड इमेज फ्रॉम द फर्स्ट मिरर, आपका दिमाग उड़ गया। आप कह रहे हो सर ये क्या पूछ लिया इन्होंने, नंबर ऑफ इमेजेस तो पता है n = ला 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 कहां बनती है, मुझे थोड़ी ना पता कहां बनती है, पर तुम्हें पता होना चाहिए सेकंड इमेज 100 डिग्री पे। आपको फील होना चाहिए कि इमेजेस कहां बन रही हैं, इस सर्कल के ऊपर बन रही हैं। पहली इमेज इसने कहां बनाई है यहां पे, यहां से 20 डिग्री पे, इसने कहां बनाई 40 डिग्री पे। अगली इमेज कहां बनेगी बेटा 20 + 60, इसके लिए कितना हो जाएगा यहां से 60 डिग्री, और 20 + 60 तो यहां से 60 डिग्री पे। फिर इसके लिए 20 40 60 और 100, तो यहां पे 100 पे, ऐसे करके वगैरह वगैरह। देखो 60 100 आ रहा है ना भाई, 80 आ रहा है। अच्छा 80 क्यों आ रहा है, कुछ गलती की, 20 20 40 40 80, हाँ 80 डिग्री इस तरह से बन। चलो इसी को आप फॉर्मूले से भी चेक कर सकते थे। फॉर्मूले से n = 360 बाई थीटा, 360 बाई 60 कितना आया 6, 6 इज इवन, बेटा इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस n-1, 6 - 1 इज 5। चलो फॉर्मूले पे आ ही गए। फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। अब फॉर्मूले पे आ जाते हैं सीधा सीधा फॉर्मूले। बेटा सबसे पहले आप फाइंड करो n, n = 360 बाई थीटा, सबसे पहला स्टेप है n फाइंड करिए। सेकंड स्टेप बेटा, अगर n बेटा इवन निकल आया आपका n इवन, अब ऑब्जेक्ट चाहे सिमेट्रिकली रखा हो चाहे असिमेट्रिकली, दोनों के समझाते हैं। देखो ये हो गया ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक, जब ये एंगल अल्फा हो ये एंगल अल्फा हो, एंगल बाइसेक्टर पे जब रखा हो, θ/2 करके दिखाता हूं बोलिए। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब मान लो ऑब्जेक्ट यहां रखा है θ/2 और θ/2, इसको बोलते हैं बेटा सिमेट्रिक कंडीशन। असिमेट्रिक क्या होती है, कहीं ऑब्जेक्ट कहीं और रखा हो, मान लो ऑब्जेक्ट यहां रखा है, ये θ/ सपोज कर लो 3 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 2θ/3 हो जाएगा। कुछ भी मतलब कोई और डिफरेंट एंगल ऐसे समझ लो, कुछ भी है, ये मान लो θ1 हो गया, ये θ - θ1 ऐसा कुछ एंगल है, इसको बोलते हैं असिमेट्रिक। बेटा यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है एंगल बाइसेक्टर में, ये लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन एंगल बाइसेक्टर, सिमेट्रिक के लिए ये लैंग्वेज यूज करते हैं। चाहे सिमेट्रिक हो चाहे असिमेट्रिक हो बेटा, अगर n इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या आएंगी n-1। ये सब फॉर्मूले काम करते हैं जब इंटीजर वैल्यूज आ रही हो, इनकी हमेशा लग जाए गारंटी नहीं है। थर्ड, इफ n टर्न्स आउट टू बी ऑड, अगर n ऑड निकल आता है, अगर n ऑड निकल आता है तब आपको कंडीशन देखनी पड़ेगी सिमेट्री और असिमेट्री की। अगर सिमेट्री है बेटा, पहले असिमेट्री की बात करते हैं, अगर एसिमेट्रिक है, नहीं सिमेट्री की बात करते हैं, अगर सिमेट्री है, सॉरी वेरी सॉरी, अगर सिमेट्रिक है तो सेम फॉर्मूला होगा बेटा, नंबर ऑफ इमेजेस n-1। पर अगर असिमेट्रिक है, अगर सिमेट्री नहीं है, अगर ये वाला केस है तो नंबर ऑफ इमेजेस आर n। सिर्फ एक केस में नंबर ऑफ इमेज n के बराबर आती है, कब, जब n ऑड हो और सिमेट्री ना हो। क्लियर है, सिमेट्री है तो n-1 यहां पे भी करना पड़ेगा, सिमेट्री नहीं है तो n कर देंगे। क्लियर है, शायद इतना फील नहीं आ रहा है इस बात का, ना ही ये फील हो रहा है, अभी तक बार बार इवन नंबर पे ही खेल खेला है। एक ऑड नंबर का क्वेश्चन कोशिश करते हैं, अगर शायद ऑड का हो तो अच्छी बात है, वरना ऑड का बनाने की सब कोशिश कर लेंगे, प्रयास कर लेंगे। ठीक है, बहुत क्लियर है, मान लो n की वैल्यू आ गई 5,
n की वैल्यू सपोज कर ले आ गई 5। तो ठीक है, अब इसके बाद ऑब्जेक्ट अगर बीचों बीच रखा है भाई 5 कब आएगी, 360 के लिए 5 का 72 डिग्री पे आएगी 5, 72 डिग्री पे n की वैल्यू 5 आएगी, है ना। और अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है 5 कैसे आएगा भाई n, 360 बाई थीटा, थीटा अगर 72 कर दें 72 तो आ जाए चाहिए, है ना। 5 2 10 5 7 35 1 36, हाँ 72 डिग्री पे। तो 72 डिग्री पे अगर ऑब्जेक्ट बेटा 36:36 पे रख दोगे, 36:36 पे एकदम बीच में रख दोगे, तो कितनी आएगी नंबर ऑफ इमेजेस, अगर बीच में रख दोगे तो n-1 यानी 4 आएगी। और अगर मान लो कहीं और रख दिया, मान लो आपने रख दिया 40 और 32 पे रख दिया, 40 और 32 के बीच में रख दिया, तब कितनी आएगी, 5 आ जाएगी। ठीक, इसको ट्राई करना होमवर्क में, ये वाला केस एक बार ट्राई करना, देखना सही आ रहा है कि नहीं फॉर्मूले से। इसको ट्राई करना क्रिस क्रॉस से और फॉर्मूले से, ठीक है, क्रिस क्रॉस से और फॉर्मूले से। अभी कर लिया जाए क्या, फॉर्मूले से n की वैल्यू क्या होगी 360/72, कितना आया 5, 360/72 5। चलो ट्राई करना इसको होमवर्क में, ठीक। और एक ये भी करना, एक ये और एक ये, ठीक है, इसको भी ट्राई करना क्रिस क्रॉस से भी और फॉर्मूले से भी। सवाल, two mirrors are inclined at an angle of 30 degree. An object is placed making 10 degree with the mirror M1. Find the position of first two images formed by each mirror. देखो अब ये सवाल आप n वाले फॉर्मूले से कभी नहीं कर पाते। क्या बोल रहा है, अब जेईई मेंस में सवाल आ सकता है, फाइंड द पोजीशंस ऑफ फर्स्ट टू इमेजेस फॉर्म्ड बाय ईच मिरर, फाइंड द पोजीशंस ऑफ फर्स्ट टू इमेज फॉर्म्ड बाय ईच मिरर। अब ये कैसे बता सकते हो, ये तो फॉर्मूले से आएगा ही नहीं, इसके लिए तो प्रोसेस लगाना पड़ेगा। एंड ऑल्सो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला एंड काउंटिंग द इमेजेस। काउंटिंग द इमेजेस भी अलाउड है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी। क्या है बेटा, 30 डिग्री पे है ऑब्जेक्ट, कहां रखा है 10 डिग्री विद द मिरर M1, 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ये मान लेते हैं M1, ये मान लेते हैं M2। क्या बोल रहा है, टू मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, इनके बीच में एंगल 30 डिग्री है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड मेकिंग 10 डिग्री विद द मिरर M1, यहां से कितने पे है ऑब्जेक्ट, कहां पे है, यहां से 10 डिग्री पे है, तो ये कितना हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा। चलो क्रिस क्रॉस मेथड से तुरंत पता चल जाएगा पहली इमेज कहां है, दूसरी इमेज कहां है, तीसरी इमेज कहां है, कौन ओवरलैप कर गया है, कौन मिरर के पीछे भाग गई है इमेज, सब निकल आएगा बेटा यहां से। तो पूरी सच्चाई, M1 के लिए क्या लिखेंगे 10 डिग्री, M2 के लिए क्या लिखेंगे 20 डिग्री, इनके बीच में एंगल कितना है 30 डिग्री, 30 20 50 10 30 40, फिर से एंगल बिटवीन टू मिरर्स 30, 40 30 70 50 30 80, फिर से एंगल बिटवीन टू मिरर्स 30, 80 30 110 70 30 100, फिर से एंगल बिटवीन टू मिरर्स 30, 30 और 100 130, 110 और 30 140 डिग्री। अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ, आगे बढ़ाते हैं बेटा इसी कहानी को, 130 और 140 से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इनके बीच में एंगल 30 डिग्री, 140 और 30 170, 130 और 30 160, फिर से कहानी आगे बढ़ेगी, इनके बीच में एंगल 30 डिग्री, 160 और 30 190 नहीं ले सकते, 170 और 30 200 ये भी नहीं ले सकते। अब ये भी चेक करना होगा कि कहीं बीच में ओवरलैपिंग इमेजेस तो नहीं है, यहीं पे सबसे ज्यादा चांस है बेटा, यहाँ तो नहीं है, 360 होने का चांस यहीं पे लास्ट में खत्म होते हो। 170 और 160, 100 और 100 200, 270 और 60, 330 और 30 360 बेटा, ये ओवरलैपिंग का मामला फंस गया है, दिख रहा है, दिखा सबको, एक जगह ओवरलैपिंग हो रही है, फर्स्ट इमेज सेकंड इमेज थर्ड इमेज फोर्थ इमेज फिफ्थ इमेज सिक्स्थ इमेज सेवंथ इमेज एट्थ इमेज, इसको यहाँ नहीं गिनते, यहाँ गिन लेते हैं, नाइन्थ इमेज 10th इमेज 11th एंड 12th आर ओवरलैपिंग। देखो 170 प्लस 30 प्लस 160 बेटा ये ओवरलैपिंग हो गई। यहां से कितने एंगल पे बोल रहे हैं, ये 170 डिग्री पे, और ये यहां से कितने पे बोल रहे हैं 160 डिग्री पे, बीच में एंगल कितना है 30, 30 और 170 200 और 160 बेटा कितना हो गया ओवरलैपिंग, दिखने लगा। तो एक इमेज तो कट गई हमारी 12वीं इमेज, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी आ गई आंसर 11। दूसरा सवाल हमसे ये भी कह रहा था कि फाइंड द पोजीशन ऑफ फर्स्ट टू इमेजेस फॉर्म्ड बाय ईच मिरर, फर्स्ट टू इमेजेस फॉर्म्ड बाय ईच मिरर, बेटा मिल गई है 10 डिग्री 50 डिग्री 20 डिग्री 40 डिग्री, आप डायग्राम पे भी दिखा सकते थे फर्स्ट टू इमेजेस, आपको तो भाई सब आता है 10 डिग्री 20 डिग्री M2 M1, आप डायग्राम पे दिखा दो उनको बना के कि साहब ये रही फर्स्ट टू इमेजेस, पहली इमेज ये कहां पे बनाएगा यहाँ से 20 डिग्री पे, ये पहली इमेज कहां पे बनाएगा यहाँ से 10 डिग्री पे, अगली इमेज ये कहां पे बनाएगा, इसकी इमेज बनाएगा बेसिकली, ये इसकी I1, ये इसकी I1 या I2 बोलते हैं इसको, ये I3, यहाँ पे आ गया होगा आंसर कितना है 50 पे, तो ये कितना हो गया बेटा 50 डिग्री, और ये कहां पे बना रहा है 40 पे, तो यहाँ से 40 डिग्री, फर्स्ट टू इमेजेस M1 की, फर्स्ट टू इमेजेस M2 की। और क्या बोल रहे हैं हमसे, काउंटिंग द इमेजेस और डायरेक्ट फॉर्मूला, बेटा डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, 360 बाई थीटा से n निकाल लेंगे, 360 थीटा कितना है बेटा मिरर के बीच का 30 डिग्री, कितना आया 12, 12 बेटा इवन नंबर है, नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएंगी मेरे हिसाब से n-1, 12 - 1 11। बेटा यहाँ पे ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं समाप्त आज की डीपीपी में। अब आपको मैं पुराने क्वेश्चन देना स्टार्ट कर रहा हूँ स्टार्टिंग के, बढ़िया से रिवीजन करिए आप। जिन बच्चों का टारगेट बोर्ड है अब आप सीरियस हो जाइए, कंपटीशन की चीज़ों को एकदम छोड़ दीजिए। अगर आपका पूरा टारगेट बोर्ड है, दिल ना हमेशा एक रास्ते पे लगाना, दिल में कभी भी दो राह पे मत चलना कि ये भी कर लेते हैं और ये भी कर लेते हैं। एक फैसला ले लो, अब वो फैसला सही है या गलत ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, दुनिया नहीं बताएगी। फैसला तुम ले लो, उस फैसले को साबित तुम सही करोगे। तो एक फैसला ले लो
कि मैं ये करूंगा। आज मेरे को जेई की तैयारी में इंटरेस्ट नहीं है, आज मेरे को एक अनसक्सेसफुल इंजीनियर नहीं बनना है, आज मेरे को एक जिंदगी में बेकार डॉक्टर बनके भीड़ नहीं बढ़ानी है, आज मेरे को पता है मैं बहुत अच्छा आर्किटेक्ट बन सकता हूं, बहुत सुंदर आर्किटेक्ट, मैं एक से एक बिल्डिंग डिजाइन कर सकता हूं, मैं एक से एक टावर डिजाइन कर सकता हूं, मैं इंडिया के ब्रिजेस अच्छे अच्छे डिजाइन कर सकता हूं, मैं पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से बना सकता हूं। आज मुझे भरोसा है कि जिस लेवल का मैं ड्रामेटिक्स कर सकता हूं, जिस लेवल की मैं एक्टिंग कर सकता हूं, मैं लोगों के दिल तक पहुंच सकता हूं, लोगों को एंटरटेन कर सकता हूं, मैं लिटरेचर को आगे ले जा सकता हूं। अगर आपको किसी रास्ते पे खुद भरोसा हो गया बेटा तो उस रास्ते को पकड़ लो। कभी भी दिमाग में डबल माइंडेड मत रहना कि ये भी करते हैं और ये भी करते हैं और ये भी करके देखते हैं। अगर आप क्लियर हो अपने गोल के लिए तो आप उसके लिए जाओ। मैं कई बार बोल चुका हूं, बिकमिंग एंड इट्स बेटर टू बिकम, मेरी लाइन नहीं है ये, बहुत ही फेमस इंडिया के एक टाइम अभी भी बहुत फेमस है सर कुमार विश्वास हैं, लिटरेचर में बहुत फेमस है, बहुत फेमस पोएट हैं, हिंदी साहित्यकार बोल दो, सब बोल दो उनको। वो बोलते हैं कि इट्स बेटर टू बिकम अ गुड पोएट देन टू बिकम अ बैड इंजीनियर। सो दैट इज ऑल्सो ट्रू विथ मी। इट्स बेटर टू बिकम एन एवरेज टीचर देन टू बिकम अ वर्स्ट इंजीनियर। इसलिए मैं इंजीनियर नहीं हूं, मैं क्या हूं यहाँ पे, टीचर। सो आप अपना रास्ता खुद चूज करो। कोई जरूरी नहीं है जिंदगी में आईटी मिलना है, जिंदगी में मेरे को एमबीबीएस करना है, कोई जरूरी नहीं बेटा। बेटा लोग बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं इन दोनों रास्तों के अलावा जाके। बस जो भी रास्ता चूज करो उसको दिल लगा के पकड़ो। बाकी टीचर का यही काम होता है, ये सब चीजें आप भूल जाओगे जिंदगी में, एक दिन मेरी सिर्फ बातें याद रखोगे। तो पॉजिटिव रहें, अच्छे से बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो बोर्ड की तैयारी एकदम दिल लगा करें, जान लगा करें। और आप कहते हो कि मास्टर आप बता दो कहाँ पे बोर्ड पढ़ाया आपने, मास्टर आप बता दो कहाँ पे कॉम्पिटिशन पढ़ाया आपने। आप कितने नॉन सीरियस हो अपनी स्टडी के लिए। आपको अपना सिलेबस नहीं पता, आपको खुद नहीं पता है कि सिलेबस में क्या चीज बोर्ड के अंदर है क्या नहीं। आप एक बंदे के ऊपर कंप्लीटली आंख बंद करके बोल रहे हो कि आप बताओ बोर्ड का सिलेबस क्या है मेरा। अच्छा ठीक है, इधर घूमना है, अच्छा ठीक है, इधर क्या है, पैसा रखा है, ठीक है, खाई में जाके गिर गए। बहुत खराब आदत है बेटा। आपका फ्यूचर है, आपको खुद सीरियस होना होगा उसके लिए। आपको अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी। मेरे ऊपर भरोसा नहीं करना कि अपना सिलेबस खुद से देखो, खुद डिसाइड करो कि मुझे बोर्ड के लिए क्या पढ़ना चाहिए इस टाइम, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे को बोर्ड की पढ़ाई करनी थी पर बेवजह मैं बहुत एक्स्ट्रा पढ़ रहा हूं। और जो बच्चे कंपटीशन के हैं, आप भी डिसाइड करो कि आपको सच में जेईई मेंस निकालना है इस साल, क्या सही में आपका टारगेट है। अगर आपका टारगेट है तो आप क्यों लैग कर रहे हो, क्यों आप छोड़ रहे हो लेक्चर, क्यों आप सीरियस नहीं हो रहे, क्यों आप डीपीपीज नहीं लगा रहे हो, क्यों आप एक्सरसाइज नहीं अटेंड कर रहे हो, क्यों आप लेक्चर्स को रिवाइज नहीं कर रहे हो, क्यों आप फॉर्मुला नोट्स नहीं बना रहे हो, क्यों आप 11 का रिवीजन नहीं कर रहे हो। आपको 11 का रिवीजन भी करना चाहिए, आपके लिए बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी कहा है, यकीन बैच में आज भी कई बच्चे आते हैं और बहुत परेशान रहते हैं जो 12th के हैं। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे कुछ नहीं हो रहा है। मैंने उनसे तभी बोला था अनाउंस करते हो कि बेटा वही बच्चे पहुंचे हैं जो सीरियस हैं, जिनका 11 तैयार है पहले से। मेरी आप लोग से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, डोंट ज्वाइन यकीन बैच अंटिल यू आर वेरी वेरी सीरियस फॉर योर नीट प्रिपरेशन। अगर आप ज्वाइन करने वाले थे, आपके दिमाग में कहीं भी मूड बन रहा था, बेटा वहां अलग पांडे की टीचिंग और यहाँ अलग पांडे की टीचिंग में ये अंतर दिखेगा आपको, ये अंतर दिखेगा आपको। अगर कोई कॉमन मेंबर हो यकीन के और यहाँ के, तुमको रियलाइज होता होगा। वहां बेटा मैं बहुत ही एग्रेसिव रहता हूँ, बहुत न्यूमेरिकल्स कराता हूँ। तो एक छोटी सी बात ही मैं कहां से कहां चला गया, मैं अपने टॉपिक पे आता हूं। टॉपिक मेरा ये है बेटा, अगर आप सच में जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो, आप सच में नीट की तैयारी कर रहे हो, आप अपने कॉम्पिटिशन सच में तैयारी करो, तो आप 11 का रिवीजन तो करो। आप एक रास्ता पकड़ो। तो आप अभी भी पता है, मुझे पता है 70% क्राउड के पास रास्ता ही नहीं है। ये भी कर लेंगे और ये भी कर लेंगे, नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, नहीं हुआ तो ये कर लेंगे। द बेस्ट वे टू मेक योर प्लान ए सक्सेसफुल इज टू किल योर प्लान बी। जिंदगी में प्लान बी को किल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने जिंदगी में 2 बार अपने प्लान बी को बहुत गंदा किल किया है, 2 बार। 2 इंसिडेंसेस हैं मेरी लाइफ के जहां मैंने अपने प्लान बी को बहुत गंदा, इतना गंदा किल किया था कि अगर मैं गिरता तो ना जाने क्या होता, क्योंकि मैं गिरा नहीं, क्योंकि मेरे पास प्लान बी था ही नहीं। मैं लाइफ में 2 बार अपने प्लान बी को बिल्कुल कैंसिल किया था। मैंने इतने बड़े बड़े रिस्क लाइफ में 2 बार, इतने बड़े बड़े, आज तक किसी को नहीं पता ये चीजें, ना मैं कभी बताने के मूड में हूं, ना कभी बताना चाहता हूं। मैंने 2 बार इतने बड़े बड़े लाइफ में रिस्क लिए कि मैंने अपने प्लान बी को कंप्लीटली किल किया, अपने प्लान ए पे भरोसा किया। मुझे नहीं पता कि ये सच है कि ये झूठ है, ये किसी ने पहले किया है, ये मैं कर पाऊंगा, ये कोई और करता है, दुनिया का एवरेज क्या रहा है, आसान रास्ता है, क्या ऐसा हो सकता है। मौसी तुम बता दो, चाचा तुम बता दो, दोस्त तुम बता दो, इंटरनेट तुम बता दो, कोरा तुम बता दो। कैन एनीवन डू दिस, कैन एनीवन डू दिस, कैन दिस हैपन, कैन इज दिस पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग, कैन 6 आवर स्टडी मेक यू। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने कहा मुझे करना है। उस कैन का आंसर मैं हूं। यस 1% हैज डिड इट, वो मुझे बनना था। पहले डिसीजन लेंगे, फिर डिसीजन को सही साबित करेंगे। जिंदगी में अधिकतर डिसीजन इसी बेसिस पे लेता है इंसान। तो अपने गोल के लिए क्लियर रहो, अपना डिसीजन मेक करो। एक बार डिसीजन बन गया तो फिर उसको सही साबित करना है। कंफ्यूज तो हर इंसान है, कंफ्यूज मैं भी हूं आज। आपसे उम्र में मैं बहुत बड़ा होऊंगा इस टाइम, आप 17, 18, 19 के हो, मैं 10-11 साल आपसे बड़ा हूं। मैं आज कंफ्यूज हूं। मेरे पापा मेरे से कितने बड़े हैं, वो जिंदगी में आज भी कंफ्यूज हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं लाइफ में जो कंफ्यूज नहीं है, और जो कंफ्यूज नहीं है वो बेवकूफ है। कंफ्यूज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में कि क्या करे, ये करे, ये करे। जैसे ही डिसीजन लो, कंफ्यूज हर इंसान है यार, जिसके पास दिमाग है कंफ्यूज होगा ही, सही गलत में हमेशा अंतर सोचता रहेगा। पर जैसे ही आपने एक रास्ता पकड़ लिया तो बेटा फिर आपका प्लान भी नहीं होना चाहिए। अपनी ना पीछे से तार काट दिया करो, नीचे से जाल हटा दिया करो। ये मेरा जाल क्या है, मैं गिरूंगा नीचे तो कहां होगा, गिरूंगा तो जमीन में गिरूंगा, मेरी खोपड़ी फट जाएगी। ये डर होना चाहिए, इसको बोलते हैं फियर ऑफ फॉलिंग। और फियर ऑफ फॉलिंग बहुत अच्छी चीज होती है। अब आज क्या हो रहा है, फियर ऑफ फॉलिंग इज टर्निंग इनटू सुसाइड। सुसाइड कर रहे हैं बच्चे, फियर ऑफ फॉलिंग से सुसाइड कर लिया। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। ऐसा नहीं हो पाएगा, मैं मर जाता हूं। नहीं 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 नहीं, लड़ना तो पड़ेगा लाइफ में भाई साहब, जंग तो लड़नी पड़ेगी, नाम बनाना है, लड़ना पड़ेगा। या तो गिव अप करके अपनी साधु वाली लाइफ जियो, कोई मना नहीं कर रहा है, वो भी एक लाइफ बहुत अच्छी है। रिनंसिएशन सब छोड़ के अपनी जिंदगी साधु वाली जीने, पर वहां पे भी अपने कर्म करने पड़ते हैं। आप गीता का अध्याय 18 पढ़ोगे, अध्याय 18 में आपको पता चलेगा कि रिनंसिएशन का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप सारे अपने सामाजिक कार्य, जितने भी कार्य हैं सब छोड़ दो। आपको अपने सारे कार्य करने पड़ेंगे, अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी। इन शॉर्ट मेरा मतलब ये था, जागो बच्चों, जागो। आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, जागो। आप आईटी की तैयारी कर रहे हो, जागो। आप नीट की तैयारी कर रहे हो, जागो। आप बीआर्क की तैयारी कर रहे हो, जागो। आप फैशन डिजाइनिंग के लिए आपको नेफ्ट की तैयारी कर रहे हो तो आप जागो। आप
क्लैट की तैयारी कर रहे हो लॉ के लिए तो उसके लिए जागो, आप एनएसडी में जाना चाहते हो उसके लिए, आप ग्रेड करना चाहते हो किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, है ना, अपने किसमें कल्चरल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, है ना, आप कोपा के लिए आप जाना चाहते हो तो उसके लिए जागो, आप जो भी करना चाहते हो उसके लिए जागो। लाइफ इज शॉर्ट, लाइफ इज वन टाइम अपॉर्चुनिटी, नो वन नोज व्हेन इट विल एंड, लिव योर ड्रीम एवरी डे। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।